कि प्लीज आप मंच की तरफ पधारें। हमारे समाज के जो बुजुर्ग हैं, जिनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है, जिनकी छत्र छाया के अंदर जो है हम लोग निर्दिष्ट कार्य को अंजाम देते हैं, मेरा आग्रह रहेगा सम्मानीय डॉक्टर साहब डुकिया जी जो 60+ है वो मंच पर आ जाए। मेराल जी साहब आप प्लीज मंच की तरफ तस्वीर लो। तहसीलदार जी आपका वेट कर रहे हैं। रेवंत डोंगरी वो जो पत्र है वो विशेष प्रकार का पत्र है, वो नाम से ही बिकता है। मैं अभी बैठे बैठे ये सोच रहा था कि हमारे जिन बच्चों का यहाँ प्रवेश हो जाता है और जो हॉस्टल के अंदर रहने लग जाते हैं, इस हॉस्टल की इमेज ये बननी चाहिए कि जिस बच्चे ने हॉस्टल के अंदर प्रवेश कर लिया, जिन बच्चों ने हॉस्टल में प्रवेश कर लिया, वो गजिस्ट्रेट ऑफिसर बनकर के रहेंगे, ये कसम खानी पड़ेगी। अगर आप पढ़ाओ मानेंगे तो ये बात ठीक नहीं लगेगी। इट इज योर बिगनिंग, नॉट योर एंड। ये आपकी शुरुआत है ही है। और अधिकांश बच्चे मैं देख रहा हूं कि अध्यापक हैं और अध्यापक के लिए पढ़ाई करना, अभी तहसीलदार जी अपना अनुभव शेयर करेंगे। अध्यापक के लिए पढ़ाई करना इट्स ए नेचुरल फिनोमिना है, उल्टो और विजय है। पढ़ाई के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है, फाइनेंशियली आप लोगों को मजबूती मिल जाती है। तो चाहे प्राइमरी का टीचर हो और चाहे कॉलेज का टीचर हो, मुझे ये काम करना है तो बेटा तुम लोगों के लिए ये बात दुर्लभ नहीं है, ये गांठ बांध लेना। ये गांठ बांध लेना आप लोगों के लिए ये बहुत ही छोटा मामला है। ये अभी तहसीलदार जी परसों पहले दिन की बात है, अपनी समाज का क्या बोलो कि थोड़ा काम है, मैं कि वो काम कोई उल्टू ही है। मैं क्या कोई 150 का शाम का दारू जुगाड़ करने लगी उड़ा है। मैं कि बोल कि थोड़ा सी आर्थिक समस्या में कि राम जी मैं चलो मैं यूं कह पाचू मुड़ गई उतने मुझसे कहा कि साहब हमारी बात तो सुनो। मैं क्यों कहा कि और मामला मिल जाए। मैं कि मैं पाचू मुड़ी, मैं बहुत जल्दी बोल, मुझे बाहर जाना है। मैं कि पहले तो तू मना बता मारो घर कौन बताइए सर। क्यों सर घर कहीं बताइयो। मैं 2 साल पहले आपने प्रतिभा सम्मान समारोह 3 महीने में हमारे टाप यहाँ ले रही हो, हमारे धगड़े बादल छिटकी हो। मैं कि अच्छा प्रतिभा के धनी भी हो गया। तो फिर मैंने उनकी सर बात हुई, मैंने कहा बता क्या प्रॉब्लम है। इस हमारे 3 टापर है, बड़े बड़े बच्चे का जो है वो एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया लेकिन उसको मेडिकल में निकाल दिया। और दूसरे नंबर की बच्ची है वो सेकेंड ईयर में पढ़ रही है। और 3rd नंबर का बच्चा जिसके 98% है सीनियर में, वो बच्चा कह रहा है कि मैं डॉक्टर बनूंगा, लेकिन मार्केट में डॉक्टर बनना छोड़ और सीकर को भाड़ो ही बनी। तो मैं चाहूँ समाज कोई मदद करे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दरियाव जी, शांगवा जी, रामनिवास जी देड़ू। हम तुरंत वहाँ ढूंढते जो है वह उस ढाणी के अंदर पहुंचे। डॉक्टर साहब ने तो लाइट ने कोई पंखा, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। एंड ही गोट 98% मार्क्स। इस तरह के प्रतिभा के धनी बच्चे जो है गांव ढाणी के अंदर बैठे हैं और पता नहीं कितने बच्चे जिनकी जानकारी नहीं वो दम तोड़ रहे होंगे। तो आप लोगों के लिए इतनी शानदार व्यवस्था है। मैं तो कहता हूँ रात दिन आपके तो भोजन भी करो ना, तुम्हारे 5-5, 7-7 की टोली होनी चाहिए। क्योंकि हॉस्टल का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक बच्चा मैथ्स के अंदर होशियार है, दूसरा ज्योग्राफी में होशियार है, तीसरा हिस्ट्री में होशियार है। तो जो ऑल इज ग्रेटर ऑन देयर ओन प्लेसेस, आप उन चीजों का उपयोग करो। और एनी टाइम क्यों ब्रेन तो काम करेगा, इनसे वो काम नहीं करो तो उल्टो काम ले, लेकिन ये तो अपना काम करेगा। तो मेहरबानी करके ये 3 साल की जगह योजना है 3 ईयर्स, 5 वर्ष नहीं लंबा हो जाएगा। 3 साल के अंदर जो है आपका पूरा फोकस
टाइम टेबल, सिलेबस और तैयारी, इसके अलावा आपका कोई किसी तरह का दूसरा टॉक नहीं होना चाहिए। तब जाकर के जो है आप और बेहतरीन कर पाएंगे। मैं पुनः सबके सामने दोहराना चाहता हूँ, इट इज योर बिगिनिंग नॉट एंड। ये आपके लाइफ की शुरुआत है। मेहरबानी करके, क्योंकि चाहे भले IAS बनो, चाहे RS बनो, टीचर बनो, दैट्स अ वेरी थिन लेयर, बहुत पतली परत है इनके बीच में। जो बच्चा आज की तारीख में कॉम्पिटिटिव किसी भी एग्जाम में निकल जाता है, वो किसी भी एग्जाम को कवर कर सकता है। थोड़ा सा और अपडेट करने की आवश्यकता है। तो मैं बिना टाइम जाया किए बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। एक बार जोरदार मंच के लिए तालियां बजाएं। उनका नाम मैं संबोधित कर दूं, किन किन का किस किस तरीके से, हालांकि फोटो भी लगी हुई है, लेकिन फिर भी मेरे पास ये जनाना के हैं। अध्यापक लेवल 2 के अंदर सिलेक्शन हुआ, जोरदार तालियां। और बिल्कुल ये रहेगा कि अगर वो बच्चा खड़ा हो जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। कैलाश बाबा, तालियां। हरेंद्र गोदारा बेरावास, हरेंद्र गोदारा बेरावास, आपका भी अध्यापक लेवल 2 में। सुरेंद्र जून, इनमें जूनों की डाली लिखी है, धूण है ना, धूण, अध्यापक लेवल 2, बहुत बढ़िया। सुरेंद्र साहू कालड़ी के हैं, अध्यापक लेवल 1। महावीर मुंडेल दारणावास के हैं, अध्यापक लेवल 2। सहदेव इनानिया, जोरदार तालियां, इनाना के हैं, PTI। महेंद्र धोण, ये भी दोनों की दानी, PTI। लागे भी PTI, ये 2 मिनट का खड़ा हुआ है, कई बार लागे बोल। रामनिवास बामू कालनियावास, अध्यापक लेवल 2। रामराज डोडवाड़िया सिराधना, ये तुम्हारे वॉलीबॉल का खिलाड़ी भी अच्छा है, जोरदार तालियां। दिनेश डोडवाड़िया सिराधना, अध्यापक लेवल 1। रामनिवास गोदाना ऊंटवाड़िया, अध्यापक लेवल 2। दिनेश प्रचार देव, अध्यापक लेवल 2। विजेंद्र चौधरी PTI, बहुत बढ़िया। सुरेश जागड़ा पूजा सर, दिल्ली पुलिस, बोलो दिल्ली में कोई कौन रहते हैं? हस्तीराम सारण रेलवे। भगवान राम जाखड़ बाढ़ से तुरो रेलवे, बहुत बढ़िया। राजूराम जेठू जूझंडा के हैं, लेबर स्टैंड। और सुशील पिचकिया, पालरी पिचकिया के राजस्थान पुलिस। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और अब आगे के कार्यक्रम के लिए मैं अर्जुन जी से आग्रह करूंगा। अर्जुन जी, आप सबको बताया गया है कि ये जो 18 छात्र हैं इस छात्रावास के, इन्होंने स्वतः स्फूर्त होकर और कार्यक्रम तय करके कि हमने कार्यक्रम तय कर लिया, हम तो भोजन देंगे, हमारे साथियों को पार्टी देंगे, हमारा सिलेक्शन हो चुका है। स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया से कार्यक्रम तय करके सूचना दी गई और मजबूरी में हमें भी यस करनी पड़ी। हमारा विचार था कि लगभग ऐसे अभी 45 छात्र, लगभग 45 छात्र के आसपास हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, परंतु अभिनंदन नहीं कर पाए, या बहुत सारे अभिनंदन कार्यक्रम हो चुके हैं। और अधिकतर को जानकारी है कि लगभग 100 पोस्टों पर यहाँ के छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें लगभग 75 छात्र हैं। कई ऐसे छात्र होनहार हैं जो 2-2, 3-3 पोस्टों पर सिलेक्ट हुए। और आज ये 18
जिन्होंने तय करके और ये कार्यक्रम किया है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं छात्रावास परिवार की ओर से और पूरे ट्रस्ट की ट्रस्टीज की ओर से। अभी और कार्यक्रम बड़ा होना बाकी है। अपन ने यह तय कर रखा है, जो भी छात्र गवर्नमेंट जॉब में नौकरी लग जाएगा, वो इस ट्रस्ट का ट्रस्टी बनने के लिए, जैसा कि अपन ने तय कर रखा है, 11,000 रुपये आवश्यक है। वो मेंबर अनिवार्यतः यहाँ से बनेगा। बहुत सारे ऐसे छात्रों ने पहले सदस्य बनने के लिए, ट्रस्टी बनने के लिए राशि भी पहुंचा दी है। मुझे जानकारी मिली कि ये 18 ने तय किया है, पहले आज ही कर रहे थे, लेकिन फिर कहा कि जब बड़ा कार्यक्रम होगा उस दिन हम क्या करेंगे, इसलिए उस दिन के लिए हमें छूट दीजिए, ताकि उस दिन हम ये सब जो 11,000 रुपये हैं वो रोकड़ लेके आ जाए और रसीद कटवा। धन्यवाद है, क्योंकि ये छोटी सी राशि है, परंतु ये छोटी राशि, ये जो भवन बना है, ये जो समाज ने 2 करोड़ रुपए लगाकर जरूरतमंद छात्रों के लिए निःशुल्क आवास उपलब्ध कराने का एक सपना देखा था, उसमें एक बड़ा मददगार, आर्थिक के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है, ये जब सारे ट्रस्टी जो 11,000 रुपए के देके ट्रस्टी बनते हैं, ये इसके निगहबान होंगे। अपना इस ट्रस्ट का संविधान ऐसा है कि संपूर्ण जो ताकत है वो ट्रस्टी के पास है। ट्रस्टी जैसा निर्णय करेंगे वैसा मैनेजमेंट को या कार्यकारिणी को मानना पड़ेगा। ट्रस्ट इस तरह का बनाया गया था ताकि पूर्णतः लोकतांत्रिक तरीके से ये जो भवन है, ये जो प्राइम लोकेशन पर बिल्डिंग है, ये जमीन है 4.5 बीघा लगभग, वो हमेशा से जरूरतमंद छात्रों के लिए उपयोगी रहे, उपलब्ध रहे, इस पे किसी का कब्जा नहीं हो। ये पूरी कार्यकारिणी ने और जो सक्रिय लोग थे उन्होंने तय किया था। अधिकतर को विदित है कि इसमें शुरुआत में काफी अड़चने आई थी और फिर बाद में समाधान भी हो गया आप सबके सहयोग से। और अभी पिछले 3-4 महीने पहले 40 लाख रुपए में इसका अपन ने पट्टा भी ले लिया, उस वजह से ताकि सरकारी मदद भी अपन ले सकें। सारे कागजात कंप्लीट है, सरकारी कोई भी मदद यहाँ ली जा सकती है, उस पर्पज से ये काम किया गया। धन्यवाद है आज उन सभी भामाशाहों का, परंतु अभी तक हम कार्यक्रम नहीं कर पाए, बहुत सारी वजह रही। अब जो बड़ा कार्यक्रम हम सोच रहे हैं वो थोड़ा सा मौसम ठीक होते ही शानदार बड़ा कार्यक्रम का आयोजन उन भामाशाहों सम्मान के लिए, और जो हमारे होनहार जो 75+ छात्र हैं, जो 100 पदों से ज़्यादा पे सिलेक्शन हो चुके हैं, उन सबको हम बुलाने का प्रयास करेंगे और एक बहुत शानदार तरीके से सबको यहाँ आयोजन में बुलाएंगे। और उम्मीद है कि इन छात्रों की सबसे ज़्यादा जो बड़ी ज़रूरत है वो है आज लाइब्रेरी की। लाइब्रेरी आज आवश्यक हो गई है, परंतु लाइब्रेरी के कारण यहाँ से जब भी छात्र बाहर जाते हैं तो पूरी जो निगरानी होती है वो करने में असुविधा रहती है। कुछ ऐसे छात्र भी अंदर हो जाते हैं 1-2% जो लाइब्रेरी के बहाने दूसरे कामों में लग जाते हैं और वो भटक जाते हैं रास्ते से। आज ये जो नाथुराम मिर्जा ट्रस्ट है, बड़ी खुशी के साथ मैं उन सब भामाशाहों को धन्यवाद देते हुए कार्यकारिणी की तरफ से, समाज की तरफ से और विशेष रूप से रिचपाल जी मिर्जा को, जिन्होंने समाज को ये 4.5 बीघा जमीन बुला कर दी, ये कहते हुए कि उन्होंने जो सपना देखा है समाज ने, निश्चित रूप से ये सारे छात्र उस सपने को पूरा करने की पूरा प्रयास कर रहे हैं। और आज इस ट्रस्ट के छात्रावास में 400 छात्र अभी वेटिंग में है, जिनको हम एडमिशन नहीं दे पाए। अधिकतर को विदित है कि एडमिशन की यहाँ प्रक्रिया है वो पूर्णतः मेरिट बेस पर है।
10वीं का और ग्रेजुएशन का, उसमें अलग अलग सीटें अलॉट कर दी है उपलब्ध सीटों में से, और उन दोनों की मेरिट बनाकर, और साथ में यदि किसी ने प्री किया है तो 5%, मेंस यदि पास कर लिया तो 10%, 100% पारदर्शिता के साथ मेरिट तैयार होती है। छात्रों का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें डिस्प्ले होती है, ताकि कहीं कोई यदि अनियमितता होती है तो तुरंत पकड़ना चाहिए। यहाँ के छात्र, मैं बताना चाहूँगा, सबसे बेहतरीन खाना अपनी मनपसंद का बनाते हैं। भोजन कमेटी प्रत्येक महीने बदलती है, एक छात्र का नंबर 2 साल के बाद में आता है, तो 1 महीने के लिए समय निकालना एक छात्र के लिए बड़ा मुश्किल नहीं है। और वो प्रयास करते हैं कि 1 महीने में जिस कमेटी को जिम्मा मिला है वो कमेटी बेहतरीन करे, कम खर्चे में बढ़िया जो भोजन है उसकी व्यवस्था हो। यहाँ पे लगभग एवरेज की बात करें तो 2000 रुपये में भोजन, बिजली, पानी, सफाई का जो व्यवस्था है वो भी इन छात्रों की तरफ से होती है, जो अपने रख रखा है, सहायक कर्मचारी रख रखे हैं। वार्डन की जो सैलरी है वो अपने ट्रस्ट देता है, तो 2000 रुपये में यहाँ से आराम से छात्र रह पाते हैं। और एडमिशन होने के बाद में यदि कोई आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, आगे पढ़ने में उसको आर्थिक रूप से परेशानी आ रही है, तो किसी को भी परेशानी नहीं आने दी। मामा साहब बहुत सारे बैठे हैं, उन सबको धन्यवाद है। जिसको भी कहा वो खुद जाता है, छात्र जाता है और हर महीने वहाँ से पैसे ले आता है, लेकिन अभी कोई आवश्यकता है नहीं। और या ऐसे भी छात्र देखे जिनका भी चयन हो चुका आज या नहीं है, बहुत आर्थिक स्थिति खराब थी, हमने जब उनसे कहा कि तुम्हें मदद लेनी है तो हम दे देंगे, कि नहीं मेरा स्वाभिमान है, अभी मेरा चल रहा है खर्चा, मैं नहीं लूँगा। ऐसे स्वाभिमानी भी छात्र हैं, इसलिए आज अनवरत रूप से बिना मेस बंद हुए आज 4.5 साल से ऊपर समय हो चुका है। ये छात्र बिल्कुल पूर्ण मनोयोग से, और किसी को पता ही नहीं चलता कि 115 छात्र इस जाट छात्रावास में रहते हैं। जाटों का छात्रावास 115 छात्र, और आज तक ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई जो इस ट्रस्ट पर कलंक लगाए। हमेशा हर कार्यक्रम में ये तैयार रहते हैं छात्र, अपनी पढ़ाई प्रमुखता से करते हैं। यदि कोई साथ वाले कमरे वाला आवाज़ कर देता तो तुरंत मैसेज कर देते हैं कि ये आवाज़ कर रहा है, इसको रोकना है। पिन ड्रॉप साइलेंस यहाँ होती है। पड़ोस में रहने वाले सब जानते हैं कि छात्र यहाँ के कितने अनुशासित और कितने मनोयोग से अध्ययन करने वाले। आज इस मौके पर चयनित सभी छात्रों का पूरे ट्रस्ट की तरफ से, कार्यकारिणी की तरफ से, पूरे समाज की तरफ से उन्हें अभिनंदन। हमें बड़ी खुशी मिली कि आपने ये चलाकर हमसे कार्यक्रम करा लिया। थैंक यू। अब कार्यक्रम की विधिवत अपन शुरुआत करेंगे। सभी भाई लोग पधार चुके हैं। पहले मौजूद मेहमानों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप माँ सरस्वती के सामने जो है दीप प्रज्वलित करके और कार्यक्रम का औपचारिक शुरुआत करेंगे। तो पास झोड़ी लेर गाँव के महीने फिरना पड़ी। हमारी इच्छा है कि कम से कम 2 मंजिल और खड़ी हो जाए, और जिस तरीके से आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, अभी अर्जुन जी कह रहे थे कि कई बच्चे जो है बाहर जाते हैं, फिर रास्ता भटक जाते हैं। मेरे हिसाब से अगर इस तरह की लिटिल बिट भी अगर संभावना होती है तो ये मतलब एक तरह से बहुत बुरा संकेत है, क्योंकि आप लोगों से हम लोगों को इतनी बड़ी उम्मीद है, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। आप में से कोई ऐसा बच्चा भी है जो एक मर्यादा को उल्लंघन करके और किसी तरह से रास्ते से भटक रहा है, तो मेहरबानी करके, बच्चे हैं, चूक हो जाती है। तो मेरा निवेदन रहेगा वो मंच के माध्यम से सम्मानित मंच जो है वो इनका बच्चों का जो है साफा माला पहना करके स्वागत करेंगे। तो आगे के कार्यक्रम के लिए भाई विद्याधर जी थोड़ी, एम आई राइट सर? संस्थान की एक प्रथा रही है कि जो यहाँ से चयनित होते हैं
वो आकर अपने जूनियर साथियों को स्वरुचि भोज का आयोजन करते हैं और जो यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनकी तरफ से अपने सफल साथियों का माल्यार्पण कर साफा और सम्मान प्रतीक भेंट करके उन्हें शुभकामनाएं दी जाती है। सर रोड साहब आप भी खड़े हो, एक एक करते हुए एक एक विद्यार्थी को 3 साफा पहनाना, माल्यार्पण करना, सम्मान प्रतीक मूवमेंट। माल्यार्पण करो सर। ओम प्रकाश जी इनानिया से और रणजीत जी धोलिया से मेरा अनुरोध है कि आप मंच पर पधारें। हाँ फोटो साथ आप दोनों कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष हैं, मंच पे आकर अपना स्थान ग्रहण करें। करो सॉफ्ट करें। सर इधर सामने। ओके सर। ओके। हरेंद्र गोदारा, मैं रामनिवास जी देड़ू साहब से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पे पधारें। रुकिए सर, रुकिए सर। मंच पे बुलाया रहे हैं, आपको सम्मान करने के बाद अपना वापिस स्थान ग्रहण कर लेना है। मोमेंट ऑफ सुरेंद्र साहू कालड़ी, अध्यापक L1। इसी कड़ी में मैं हरदेव जी गारू सर से भी अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर सुरेंद्र साहू के इस अभिनंदन के लिए पधारें। साथ में आइए सर, थोड़ा इधर सामने। सुखाराम जी सांग, मोमेंट लो होता। हाँ साथ में जाओ। हाँ साथ देखो सर। इधर देखिए। और महेंद्र ढूंढ का स्वागत करने के लिए भंवर लाल जी रोयल साहब आगे पधारें। मोमेंट लो सर, मोमेंट लीजिए सर, मोमेंट लीजिए। सामने बाबू के अभिनंदन के लिए मंच पे पधारा। पहना दीजिए सर, पहना। मोमेंट लीजिए सर। मोमेंट साथ में आइए सर, थोड़ा सा इधर सामने। ओके ओके। जिंजा असिस्टेंट प्रोफेसर, आप रामराज गोडवाड़िया का अभिनंदन करने के लिए आगे पधारें। मोमेंट लीजिए सर, मोमेंट लीजिए सर। सामने देखो एक बार। हाँ सर। सर इधर देखेंगे सामने एक बार। इसी कड़ी के अंदर है रामनिवास जी गोदारा ऊंटवाड़े अध्यापक लेवल 2 तैयार है। मोमेंट लीजिए। रामनिवास जी गोदारा तैयार है। इधर देखेंगे सामने। और स्वागत है इस कड़ी में हमारे बीच में हाँ इधर देखेंगे। आ जाओ, सांगो जाओ। स्वागत है इस कड़ी में दिनेश प्रताप तैयार है। अभी रामनिवास जी गोदारा के जोड़िया जी
ओके नहीं मजबूरी हो जाओगे। मोमेंट ले लो। हाँ थोड़ा सा इधर, साथ में सामने, ठीक है। सुरेश जाजड़ा, आपका स्वागत करेंगे शेखर जी जिंजा, हस्तीराम जी सारण, दोनों मोमेंट हो दीजिए। अब सामने थोड़ा देखो नीचे पीछे डपक लग जाओ थोड़ा। मोमेंट लीजिए सर, साथ में। हाँ सामने देखिए इधर। सुरेश जाजड़ा, हस्तीराम सारण नोडिया चूरू रेलवे में। ध्यान देखिए। हाँ सामने देखिए सर इधर। हस्तीराम जी का स्वागत, तहसीलदार जी। हस्तीराम सारण के बाद भगवाना राम हाँ, जाकर सामने। जा रहे हैं। इधर है। आपका स्वागत करने के लिए भीमराज जी चांगल। अगली कड़ी में राजू राम जेठू जुजंडा लेब असिस्टेंट तैयार भैया हैं। घूम जाइए, भैया घूम जाइए, आपका थोड़ा घूम स्वागत जाइए। करने के लिए पूना राम जी चोटिया आगे आए और तहसील। आज के कार्यक्रम की जो 18 ओके सर। विभिन्न विभागों में चयनित सितारे थे, उनमें सुशील पिचकिया पालड़ी पिचकिया से सर मैं भूल जाऊंगा, वापस बात याद आ गई, क्योंकि नवंबर के अंदर हमें वापस जो है ऊपर की मंजिल तैयार करनी है और आप लोग भी इसके मेंबर बनने के लिए कृत संकल्प है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप जिस एरिया के हैं, जिस गांव के हैं, वहां आप ऐसा वातावरण बनाएं कि भाई ये हॉस्टल छात्रावास जो है वो किस तरीके से गांव और ढाणी के विद्यार्थियों के लिए कितनी उपयोगी है और हम लोगों को कैसे मदद करनी है। ये अगर वातावरण बनेगा तो अपना काम जो है वो और आसान हो जाएगा। तो पुनः एक बार सभी प्रतिभाओं के लिए जो जोरदार तालियों के साथ में स्वागत हो जाए। और अब जैसा कि भाई विद्याधर अभी बता रहा था कि भाई आप अपने अनुभव शेयर करें, नाम संबोधन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप में से जो भी कोई बात यहाँ कहना चाहे वो सादर आमंत्रित है। आप अपने मंच के माध्यम से उद्गार व्यक्त करेंगे। भाई परमाराम जाखड़ अभी पर्ची यही, वो भी अपनी बात कहना चाहेंगे। पहले मैं चाहूंगा कि बच्चे अपने अनुभव जो है वो शेयर करें। कैलाश नाम बताइए। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देता हूँ। मैं कैलाश बाकल, पुत्र ओम प्रकाश जी बाकल, मेरा गांव जनाना, जो कि मैं अभी हाल ही में अध्यापक लेवल 2 पे चयनित हुआ हूँ और मेरी पोस्टिंग मेहता ब्लॉक में नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे पहले मैं विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हुए और हमारे छात्रावास के अध्यक्ष, हमारे आदरणीय प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक मेहराम जी नगवाड़िया सर और सचिव और कार्यवाहक अध्यक्ष शंकरलाल जी जाकर, अर्जुन राम जी लोमरोड, समस्त हॉस्टल कार्यकारिणी को प्रणाम और इनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि हम जैसे सभी जो युवा एक की उम्मीद ले बैठे थे कि हम चयनित हो, हमारे कोई कंपटीशन की तैयारी करने के लिए कोई अच्छी जगह मिले, और उसकी समाज बंधुओं ने सबने मिलकर ये व्यवस्था की और हम सब ने मिलकर इस छात्रावास में तैयारी की। और हमने ये भी सोचा था कि हम हमारी तरफ से पूरा 100% देके इन समाज बंधुओं के सपनों को साकार करें।
और हमने हमारी तरफ से पूरी ईमानदारी से और शिद्दत से मेहनत करके ये सपना हमारा भी साकार किया, परिवार का भी किया और समाज का मान और सम्मान बढ़ाया। आगे की घड़ी में मैं यह बताना चाहूँगा कि ज़्यादा समय नहीं है, समय का अभाव है, तो मैं 2-3 बात बताना चाहूँगा कि हमारे को बार बार शंकर जी सर, जो कि एक हमारे सबसे बड़े मोटिवेशन गुरु माने जाते हैं, वो बताते हैं कि बेटा आपका लक्ष्य एक होना चाहिए, मछली की आंख की तरह। तो हमने उसी लक्ष्य को माना, सर का एक मंत्र माना कि सर कहते हैं कि लक्ष्य एक, तो मैंने हमेशा एक लक्ष्य की तरफ बढ़ के तैयारी की और अंत में सफलता हासिल की। और आगे ये भी बताना चाहूँगा कि अपन अगर बार बार तैयारी करते हैं, अभी 6 महीने किसी सब्जेक्ट की, 6 महीने किसी कोई अलग भर्ती की, तो उससे अपन रास्ता भटक जाते हैं और हमारा समय काफ़ी खराब हो जाता है। हो सकता है अंत में चयन भी हो जाए, लेकिन उसमें अपन को वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो लक्ष्य एक होना चाहिए और हमारे पास सबसे पहले ये एक मूल मंत्र होना चाहिए, आस, विश्वास और प्रयास, जो कि हमें हमेशा अपन में खुद में आस रखनी चाहिए कि अपन का सपना साकार होगा। विश्वास की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पूर्णतः मेरा सिलेक्शन होगा। और प्रयास लगातार, जैसे मेरे हमेशा से आदरणीय गुरु और विद्याधर जी थोरी सर, जिनके मैंने सानिध्य में रह के पढ़ाई की शुरुआत की और हमेशा इनका मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा। और सर ने हमेशा मुझे एक ही ज्ञान दिया था कि नियमितता जो कभी नहीं तोड़नी चाहिए। एक पढ़ाई होती है मौसमी, जो ये होती है कि अपन भर्ती आई, बैग लेकर शहर चले गए, भर्ती कंप्लीट हुई, सिलेक्शन नहीं हुआ, गांव चले गए, फिर भर्ती आई, फिर शहर चले गए, तो उससे सिलेक्शन होना असंभव है। जब तक अपन का सिलेक्शन न हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और अपन का प्रयास जारी रखना चाहिए। और इसके बाद एक ये भी है कि अपन जो भी कोचिंग, गाइड, बुक जो भी अपन पढ़े, उसको एक को ही बार बार रिपीट करें, न कि अलग अलग किताबों से। एक बुक को अपन अगर 100 बार पढ़ेंगे तो वो बेहतर रहेगी, न कि 100 बुकें एक बार से पढ़ने से बेहतर रहेगी। यह भी मेरे गुरु का एक सबसे बड़ा मूल मंत्र है। तो मैंने इन सब मूल मंत्रों पर काम किया और मैं आभार प्रकट करता हूं एक बार फिर से हॉस्टल की पूरी कार्यकारिणी और पूरी टीम का कि हमने इनके सानिध्य में रह के पूरी मेहनत की और हम अंततः सफल भी हुए। और हमारे गुरु जो आदरणीय विद्याधर जी सर, अर्जुन जी सर, शंकर जी सर, जो हमें हमेशा मार्गदर्शन प्रदान करते रहे और हमने हमेशा इनका आदर किया। सबसे पहले एक मैं आपको यह भी बात बताना चाहूँ, अगर आप छात्रावास में रहते हो तो गुरु का कभी भी अपमान मत करना। यह बात यह है कि जब आप अपन को ये जो भी कह रहे हैं तो अपन के हित में कह रहे हैं। अपन ये मत सोचना कि भाई ये तो कह रहे हैं क्या है, अपन चले जाएंगे पढ़ लेंगे, नहीं। अगर अपन इनके हित में अपन गए, इनका अपन के साथ में आशीर्वाद है तो सब कुछ है। माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद अगर सब साथ में हो तो अपन को कोई भी दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। तो ये सब इन बातों पे आपको ध्यान रख के पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः एक बार पूरी हॉस्टल कार्यकारिणी और टीम का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। समय की पाबंदियां हैं, अतः नाम ना लेकर आप में से एक तो 18 को सबको मंच पे आना है। अपन अपना नाम और परिचय जरूर दें और सीमित शब्दों में बात कहकर अगली कड़ी में अपने में से हरिंदर गोदारा बेरावास आए तो सीमित शब्दों में बात कहें, अपना परिचय समाज के सामने रखें। सबसे पहले तो माँ साहब को नमन और हॉस्टल के अध्यक्ष बैराम जी रंगवाड़िया, कार्यवाहक अध्यक्ष शंकरलाल जी जाखड़ और सचिव अर्जुन राम जी लोमरोड और उपस्थित सम्मानित मंच, इनको सादर प्रणाम। और छोटा सा मेरा परिचय दे देता हूँ कि मेरा नाम हरिंदर गोदारा और अभी हाल ही में आयोजित अध्यापक भर्ती परीक्षा L2 सामाजिक विज्ञान के पद पर चयन हुआ है और गांव मेरा बेरावास है। अब समय के अभाव के कारण मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हम इस कंपटीशन के एग्जाम में उतरे हैं। तो सबसे पहला
हमारा ये डिसीजन है कि हम इस कंपटीशन के एग्जाम के दौर में उतर गए हैं, तो अब इस यानी कि जलेबी के रस में डूब गए, इस चाशनी में डूब गए हैं, तो हमें इस चाशनी का पूरा रस चूस के ही उतरना है। कभी भी आधी अधूरी या आधा अधूरा युद्ध कभी भी नहीं लड़ा जाता। तो आपके मन के अंदर पहला तो ये दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अब बाहर कौन कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, उसका हमें कोई मतलब नहीं। मैं कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं पूर्ण तन्मयता के साथ मेरी 100% दूंगा। सफलता मिले या ना मिले तो अच्छी बात, नहीं मिली तो कुछ ना कुछ सबक जरूर मिलेगा। और दूसरी बात है कि जो आपने या ये वट वृक्ष तैयार किया है, जो वट वृक्ष खड़ा किया आपने, तो आपको इस वट वृक्ष की जड़ें हम इतनी मजबूत कर देंगे कि आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, इस वट वृक्ष की जड़ें हम नहीं हिलने देंगे कभी भी। आज तक 2019 में संचालन, 2024 हुआ, 5 साल के अंदर 75+ सिलेक्शन हुआ। तो इसका मतलब ये आगे भी दौर जारी रहेगा। और छोटे भाई बड़े भाइयों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि हम यदि इस हॉस्टल में प्रवेश कर लिया हमने, तो हमारा पूरा 100% पढ़ाई पे ही ध्यान होना चाहिए। क्योंकि जो इस हॉस्टल को बनाने में जो इन्होंने मेहनत की ना, यदि इतनी मेहनत हम कर ले तो हम सफलता एक दिन जरूर लेके आएंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र धूणों की ढाणी बनना, अपना परिचय दें। थोड़ी से और समय आप थोड़ा कम लें, महत्वपूर्ण बात पे अपना प्रकाश डालें। सुरेंद्र धूण। सबसे पहले हॉस्टल कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो छात्र कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं उन्हें वैसे भी बहुत सारा ज्ञान है, तो मैं कहना चाहूँगा बढ़ते रहो। धन्यवाद। मेरा नाम सुरेंद्र धूण है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस परिचय में मेरा एक थोड़ा सा निवेदन है कि अपने हल्का सा परिवार के, विशेषकर पिताजी के खेती बाड़ी या क्या कर रहे हैं, ताकि इस बात से प्रेरणा मिले हमारे साथियों की। हम सामान्य परिवारों के बच्चे हैं, और अगर पिता खेती से लेकर पशुपालन से लेकर जिस कार्य से लेकर कर रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ाया और उनके बच्चे इस मुकाम पे हासिल हुए, थोड़ा सा उनका पिताश्री का परिचय दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कड़ी में सुरेंद्र साहू कालट। मूल मंत्र ही बताएं। जैसे मुझे गुरुदेव शंकर जी का एक मंत्र बड़ा सुना हमेशा याद रहता है, मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ कि खोदत पानी रटत विद्या। ये मंत्र मेरे को इतना अच्छा लगता है कि मैं बार बार इनकी कॉपी करा हुआ है मेरा मंत्र, और मैं उसको पेश करता रहता हूँ। माफ करना सर, आपका ये मंत्र मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सुरेंद्र साहू कालड़ी। मारो नाम सुरेंद्र साहू है, काम कालड़ी है, पिताजी नाम ओमराम है, खेती बाड़ी काम करें, और बाकी सर ईडी सर के लिए सब। इनके दादाजी गोपाल जी सर सेवानिवृत्त अध्यापक है, पिताजी खेती बाड़ी करते हैं। महावीर मुंडेल धारणावास आगे पधारेंगे, अध्यापक L2। सम्मानित मंच वे मेरे प्यारे भाइयों, मैं यहाँ रहते हुए मैंने 2 जॉब ली है। पहले मेरा सिलेक्शन राजस्थान पुलिस में हुआ था, और उसी में होने के बाद मेरा सिलेक्शन यहाँ अध्यापक L2 में हुआ था। इसी समय के बीच में क्या हुआ कि मेरी ज्वाइनिंग भी आ गई थी राजस्थान पुलिस में। तो उस टाइम हमारे सचिव सर अर्जुन जी ने मेरा बहुत सहयोग किया, और 2 महीने ज्वाइनिंग मेरी लेट करा दी थी। उस समय में मैं पढ़कर यहाँ रहकर पढ़ाई करके उसी समय में मैं राजस्थान पुलिस में सिलेक्शन के बाद में रीट L2 में मेरा सिलेक्शन हुआ था। और मेरा नाम महावीर मुंडेल है, पिताजी का नाम सुरेश जी मुंडेल है। मैं धारणावास का निवासी हूँ, खिंवसर में पड़ता है ये। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव की। उस समय यही होता है, एक चेन बनती है। सर ने थोड़ी सी हाथों हाथ मदद करवा दी, 2 महीने का गैप मिल गया। अगर वो 2 महीने उस समय गैप नहीं मिलता तो आज पुलिस पद पे रहना पड़ता, अध्यापक नहीं बन पाते। बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली कड़ी में सहदेव इनानिया इनाना से है, आप पीटी पद पे चयनित हुए, आए और अपनी बात रखें। लिए संस्थान की जो स्मारिका है उसमें छपेगा और इसलिए वो अपना माला भी पास में रखें, पूरी मोमेंटो प्रमाण पत्र साथ में रखें। आपको अभी ग्रुप फोटो मेहमानों के साथ होगा। सहदेव इनानिया। सभी को राम राम। मेरा नाम सहदेव इनानिया, गांव इनाना, पीटी, पोस्टिंग जारोड़ा। धन्यवाद। थोड़ा सा परिचय देना है। इन पीटीआई जी ने बहुत सीधा सीधा परिचय दे दिया, ये जो हमने इनका दिया ये इन्होंने अपने खुद का दिया। खैर अगली कड़ी में महेंद्र धोनों की ढाणी भरना पीटीआई अपना थोड़ा सा पिताजी का नाम लेकर वो किस काम को करते हैं हल्का सा वो जरूर बताएं और सफलता की। सभी को राम राम प्रणाम। मेरा नाम महेंद्र धोन, पिताजी खेती करते हैं। मेरा राम जी धोन मेरे पिताजी का नाम है और जाल सुफल्ला मेरी पोस्टिंग। और कैलाश जी बागल ने बता दिया था पहले ही, एक मूल मंत्र है, मतलब एक चीज़ की तैयारी करो। मैंने मेरे लाइफ में पीटीआई की तैयारी की थी, ऑल ओवर राजस्थान मेरे 60वें रैंक आई। लगभग कट ऑफ मेरे 100 नंबर ज़्यादा थे, 240 पे कट ऑफ रही, बाद में मेरे शायद लगभग 340 नंबर थे। धन्यवाद। महेंद्र धोन के बाद रामनिवास बाबू, साथ में अपना संस्थान में जो आपका क्या अनुभव रहा, वो बड़ी मंत्र के साथ संस्थान में क्या अनुभव रहा, क्या वो थोड़ा सा प्रकाश डालें। रामनिवास बाबू। सबसे पहले तो परम आदरणीय वीर तेजा जी को स्मरण करते हुए समस्त मंचासीन अतिथिगण, हॉस्टल कार्यकारिणी और सामने विराजमान मेरे भाइयों, मेरा नाम रामनिवास बाम्बू, गांव टालनियाऊ, जो पहले जायल तहसील में पड़ता था, अब नई तहसील डे बन गई है, तो डे में है वर्तमान में। और मेरा सिलेक्शन अध्यापक भर्ती लेवल 2 साइंस से हुआ है, जो हाल ही में मैंने ज्वाइनिंग दिया है आडेल ब्लॉक बाड़मेर में। मैंने यहाँ हॉस्टल में रहते हुए पढ़ाई की और उस दौरान मैंने महसूस किया कि यदि हमें समय समय पर उचित मार्गदर्शन, उचित गाइडेंस मिलने से हम जो मुकाम हासिल करने जा रहे हैं वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारे भाइयों के साथ रहने पर हमें उनके अलग अलग विचारों से प्रभाव पड़ता है, जिनसे हमारे में जो कमी होती है तो उन कमी को दूर करने में, हमारा स्वयं का उन्नयन करने में सामूहिक रूप से जब साथ में रहते हैं तो योगदान मिलता है। और यही योगदान मुझे इस छात्रावास से मिला। जब इतने सारे भाइयों के साथ में रहा तो सबके विचारों को जो मेरे को अच्छे लगे, जिनसे मुझे लाभ होना था, वो विचार मैंने ग्रहण किए और उन विचारों के माध्यम से मैं अपनी तैयारी करते हुए लक्ष्य को प्राप्त कर पाया। और यदि मैं मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताऊं तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड में मेरे पिताजी किसान ही थे और पूरे परिवार में चाचा ताऊ में केवल एक चचेरा भाई मेरा था जो पहले अध्यापक बना है और दूसरा मैं हूँ। और छात्रावास में जो हमारे को समय समय पर आदरणीय गुरुजनों द्वारा यहाँ पर शुरू में जो निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होती थी, टेस्ट की और क्लासें भी लगती थी, तो उनसे भी हमारा लाभ हुआ और एक क्रमबद्धता बनी। हमारे क्या है कि यहाँ आने से पहले
पढ़ाई में कोई क्रमबद्धता नहीं थी। 2 दिन पढ़ लिए, 5 दिन छोड़ दिया, फिर पढ़ लिए, फिर छोड़ दिया। लेकिन यह आने के बाद सबसे बड़ा यह फायदा हुआ कि पढ़ाई में क्रमबद्धता हुई और इसी क्रमबद्धता का फल यह हुआ कि आज मेरा सिलेक्शन हो पाया। समय कम है, इसी के लिए बात को समाप्त करते हुए सभी मंचासीन अतिथियों और कार्यकारिणी सदस्यों और समस्त समाज का एक बार पुनः हार्दिक आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। रामराज डोडवाड़िया रामनिवासी ने बताया कि पढ़ाई के साथ साथ मुझे मेरे सामाजिक दायरा बढ़ाने का भी अवसर मिला। समाज के इतने सैकड़ों साथियों के साथ जब रहा तो मैंने बहुत सारी छोटी छोटी बातें सीखी और समाज के इस एक लंबी सोच रखने वाले उन महान लोगों की वजह से मैं मेरे आज मुकाम को हासिल कर पाया। धन्यवाद एक बार पुनश्च बाबू जी का। और अगली कड़ी में रामराज डोडवाड़िया। राम राम सर। सबसे पहले तो माँ सरस्वती के चरणों में वंदन। सम्मानित मंच वो तो एसडीएम साहब, मेहराम जी, नगवाड़िया साहब, वो शख्स थे जो फाटक से आते थे तो सीधा ही मैं ही बोलता कि डोकरा आएगा। मांगे मन में अंडर बैठ तो वॉलीबॉल खेलता ना कि डोकरा आएगा, तो मैं साइलेंट ही खेलने लग जाता। संस्थान के सचिव अर्जुन जी लामरोड साहब, जो प्यार हमें घर में पिता के रूप में मिलता था, जब सर आते थे मेहराम जी सर से तो हमें थोड़ा खौफ रहता था कि डोकरा साहब में बोला था थोड़ा हिसाब बोले। और अर्जुन जी सर आता जना 10 एक जना लोमर कहता सर आज सुविधा को नहीं सर, आज सुविधा को नहीं। एक लाड प्यार उतर रखता। डॉक्टर शंकरलाल जी जाकर साहब जो हमेशा माने हिंदी इंग्लिश मारवाड़ी में हमेशा मोटिव करता रहता, हंसी मजाक करता रहता। मैं मारो सामान्य परिचय दे दूं। मारो नाम रामराज डोडवाड़िया, गांव सिरादना, तहसील मेड़ता और वर्तमान में मैं L1 से मेरा चयन मारवाड़ मूंगा ब्लॉक में असावरी में मैं प्राइमरी स्कूल में पोस्टिंग है मेरी। मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा लूँगा, 5 मिनट इसलिए लूँगा कि सर मैं इस पद पे पहुँचा हूँ तो इस पहुँचने में मेरे सामने जब सारे रास्ते बंद हो गए तो बाद में मुझे लगा कि सर मुझे कहीं ना कहीं ज्वाइन करना पड़ेगा। मेरी प्राइमरी शिक्षा सरकारी विद्यालय में हुई थी, 10वीं तक सरकारी विद्यालय में हुई थी। 12वीं स्कूल पंचायत में था नहीं तो 11th और 12th मैं साइंस बायो। और साइंस बायो सर मैं इसीलिए ली थी कि गांव में किसी के पास साइंस बायो नहीं थी, तो ऐसे लगता था कि जो साइंस बायो का लड़का जो साइंस लेगा उसकी गांव में रेपुटेशन होती है। उसी के चक्कर में सर मैंने साइंस बायो ली थी। और साइंस बायो में मात्र 12th में मेरे 65% है। मैं मध्यम वर्ग एवरेज स्टूडेंट था पढ़ने में। जब 12th करने के बाद में मैंने डूंगर कॉलेज बीकानेर से मैंने बीएससी की थी। सर उस टाइम मेरा फील्ड ऐसा हुआ था कि मुझे नहीं पता था कि आगे जाकर जॉब करना है, क्योंकि मेरी परिवार में ज़्यादा कोई सरकारी सेवा में नहीं है। तो मुझे राजनीति में रुचि थी सर, और राजनीति में ऐसे रुचि थी कि जुनून हो गया था कि यहाँ मुझे राजनीति में जाना है। लेकिन पीछे मुड़कर देखा तो कि परिवार का बैकग्राउंड नहीं है। 2017 से मैं पास आउट होने के बाद में मेरा एक दोस्त था और मेरा भाई घनश्याम डोडवाड़िया जो 2 गुना में हुआ था, उनका सिलेक्शन है, वो मेरे ताऊ जी का लड़का है। और एक शैतान गोल उन लड़कों ने मोटिव किया था कि बीएसटीसी कर ले, और आज हम कहते तू बीएसटीसी कर ले मास्टर बन जाएगा। और आज भी वो दिन मुझे याद है। उस दिन बाद में मैंने 18 के बाद में बीएसटीसी का पेपर दिया था और 400 प्लस समथिंग मेरे कुछ नंबर आए थे। झुंझुनू से मैंने बीएसटीसी की थी। बीएसटीसी करने के बाद फर्स्ट ईयर होने के बाद में ये बिल्डिंग बन रही थी और इत्तेफाक से सर मैं यहाँ से निकल रहा था, तो मुझे नहीं पता था इस बिल्डिंग में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो मैं जब यहाँ से निकल रहा तो मेरी एक चीज सोच थी कि इतने अच्छे कमरे बने हुए जयपुर में नहीं मिल रहे हैं, जब यहाँ से मिल जाएंगे तो मजा आ जाएगा। जब इसका एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो रही थी तो शायद उस टाइम कोई चुनाव था, तो किसी ने यहाँ एडमिशन मेरा कोई पीटीआई लगे हुए थे वो जमा कराना है, तो किसी ने बोल दिया कि यहाँ अप्रोच से एडमिशन होता है। तो मैंने किसी से बात की तो बाद में पता कोई अप्रोच नहीं है, यदि आपके पास ईमानदारी से आपके परसेंट बने हुए हैं तो आपको यहाँ एडमिशन होगा। और सर यहाँ मेरा एडमिशन हुआ था। एडमिशन होने के बाद में मैं सर जब कॉलेज आया था तो मुझे यहाँ इतने नियम बताए थे। मेरा भाई मुझे छोड़ने आया था, उसने कहा था कि रामराज इतने नियम है तू कैसे रह पाएगा। मैं 10 दिन रहा, 15 दिन रहा। जब मैं चाय की थड़ी पर एक दिन बाहर बैठा तो 2 जने बात कर रहे थे कि यहाँ कितने लड़के रहेंगे, तो मैंने कहा 100 जाटों के लड़के रहेंगे। तो सर उनकी सोच
सोच ऐसी थी कि 100 जाटों के लड़के माना सर पर इतने शांत कैसे रह जाएंगे, मतलब कॉलोनी वाले भी आपसे परेशान हो जाएंगे, ये लोगों की सोच थी। धीरे धीरे सर मैं यहाँ थोरी सर से मिला था और थोरी सर से आज भी मुझे याद है कि वो नीम है, उस नीम के नीचे मुझे थोरी सर मिले थे। मैंने थोरी सर से मिला, क्या नाम है मेरा, रामराज नाम, क्या करता है, BSTC हो रही है मेरी। थोरी सर ने मुझे एक ही बात कहा था कि तू मास्टर बन गया, जबकि उस दिन मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी। मैं थोरी सर को धन्यवाद दूंगा, उन्होंने पहला वर्ड मुझे कहा तू मास्टर बन गया। उसके बाद मैं थोरी सर जी के सानिध्य में मैंने कोचिंग भी की थी, हमेशा सर यहाँ आते थे। धीरे धीरे 2021 की भर्ती थी, हमारा एक अच्छा ग्रुप बना था, सर यहाँ भी टेस्ट देते थे, कोचिंग में भी टेस्ट होता था। और जुनून ऐसा पैदा हो गया था कि कोरोना आ गया बीच में, कोरोना में हम 10, 15, 20 लोग यहाँ रहे थे। कोरोना किसी के लिए हो सकता, भगवान करे किसी परिवार से होगा, तो कोरोना मैं मानता हूँ कोरोना सबसे किसी के लिए फायदा हुआ, तो मेरे लिए कोरोना फायदा हुआ था, क्योंकि इसी हॉस्टल में सब लोग जब घर चले गए थे, हम 15-20 लड़के ऐसे थे जो कोरोना काल में हमने पूरा कोर्स किया था। वो कोर्स ही आज भी जब याद करता हूँ कि कोरोना गया तो मैंने कहा कोरोना मेरे लिए एक संजीवनी लेकर आया था। जब 2021 की भर्ती का पेपर 2-3 महीने के बाद में होने वाला था, तो थोड़ी सर ऐसे थे, उन्होंने कहा था कि आप लड़कों का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मुझे सिलेक्शन नहीं चाहिए, मुझे जहां अंगुली रखे आंख बंद करके वहां आपकी स्कूल चाहिए। हम लोगों में भी जुनून था, लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। 2021 की भर्ती में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ था, हम एक बार तो टूट गए, लेकिन सर ने कहा था कि जो आपने मेहनत की आपकी बेकार नहीं जाएगी। तो 21 के बाद में 22 की भर्ती आई थी, और हॉस्टल में रहते हुए एक भी चाहे आंदोलन हो, चाहे कलेक्टर पे कोई प्रदर्शन हो, मैं आपके सामने यदि किसी लड़के को लगता है कि सिर्फ पढ़ना ही सब कुछ होता है, तो ये गलत बात है। सर को पूछ लो, चाहे कहीं पर भी जाना हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे महिला पहलवान बेटियों का आंदोलन हो, चाहे किसी तरह का आंदोलन हो, तो रामराज लाइब्रेरी से 1 घंटा निकालकर सबसे पहले वो आगे मौजूद रहता था। 2022 की भर्ती आई, 2022 की भर्ती के आने के बाद में जब हम लोगों ने वापस तैयारी की थी, तो एक बार वही लगा था कि हो जाएगा, लेकिन जब आपकी मेहनत रहती है तो आपके मन में खुद को फील होने लग जाता है। जब हम रात भर लाइब्रेरी में बैठा था, मेरा एक दोस्त था हरीश गोरा, जो हेड कांस्टेबल है, बेंगलोर पोस्टिंग है, वो और मैं लाइब्रेरी में, पेन लाइब्रेरी, और रात को हम लाइब्रेरी में रहते थे। मेरे पास एक रेंजर साइकिल थी, हम चाय पीने के लिए रेलवे स्टेशन जाते थे, मैं साइकिल चलाता, वो मेरे कंधों पर बैठा रहती, जो पीछे बैठने की जगह नहीं थी। तो हम लोगों ने जो मेहनत की, तो फिर बाद में 1 महीने पहले हमें लग गया था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। जब उसी 1 महीने पहले हम थोरी सर के पास गए थे, तो सर ने वही बात कही थी कि बेटा हो जाएगा, लेकिन बेट लग रहा, तो पिछली बार की तरह वही बात थी। तो मैं मेरे छोटे और बड़े भाइयों को यही कहना चाहूंगा कि यदि आपको कहीं भी लगे, यदि आप लोगों ने आज तक भी तैयारी नहीं की ना, यदि लगे मेरा पढ़ाई नहीं है, तो आपके सामने मैं मौजूद हूँ। मैंने BSTC करने के बाद में बुक खोली है, और बुक खोलने के बाद मेरा जनरल से सिलेक्शन हुआ, ऐसे नहीं कि मेरी आज गांव से पास में मेरी पोस्टिंग है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा संस्थान का, क्योंकि मैंने संस्थान में आने के बाद में ही मेरा सिलेक्शन हुआ। हो सकता है किसी ने कहीं कोचिंग करके आए होंगे, कोई जयपुर या कहीं भी गए होंगे, मैं रामराज अकेला ऐसा लड़का हूँ संस्थान से बाहर, हाँ गुरुजनों का सानिध्य रहा, कहीं भी नहीं गया। मेरे सिलेक्शन के पीछे किसी का हाथ है तो इस संस्थान का हाथ है। मैं तहे दिल से धन्यवाद दूँ। जय हिंद, जय भारत। रामराज डोडवाडिया, समय थोड़ा कम है, इसलिए अपना इतना विस्तृत प्रकाश के लिए आपको थोड़ी सी माफी चाहेंगे। दिनेश डोडवाडिया, सिराधना, अध्यापक L1। मेरा नाम दिनेश डोडवाडिया है, गाँव सिराधना है मेरे पिताजी का नाम खैराज राम जी है, और वो कृषि कार्य करते हैं। मेरा सिलेक्शन L1 के पद पर हुआ है, और मैं यहाँ सबसे बड़ा धन्यवाद रामराज को देना चाहूँगा, क्योंकि इसने ही मुझे प्रेरित किया कि तू इस हॉस्टल में आकर तैयारी कर और तेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और हम दोनों ने एक साथ तैयारी की, और आज एक ही जगह हम दोनों की पोस्टिंग है सारी। धन्यवाद। अभी आपने जैसे रामराज को काफी बोलते देखा, ये भी इसी छात्रावास की संस्थान की देन है। हर बार यहाँ
बलदेव राम जी बिरधा की जयंती हो या पुण्यतिथि, उसके ऊपर निबंध प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता करवाई जाती है, जिसमें जो प्रथम आता है उसको संस्थान सम्मानित करता है, अर्थात संस्थान में बोलने के लिए अवसर भी दिया जाता है, मंच प्रदान किया जाता है। इसलिए आपने देखा कि जो 10 के 10 प्रतिभागी अब तक आपके सामने मंच पे आए हैं, बिना किसी झिझक के अपनी बात रख रहे हैं। इसके लिए संस्थान ने पढ़ाई के साथ साथ उन्हें सर्वांगीण विकास के खेलकूद और अन्य तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं करने का प्रयास किया है। मैं इसी कड़ी में रामनिवास गोदारा से निवेदन करूंगा, वो मुतवालिया से हैं, आप अध्यापक L2 पद पर चयनित हैं, आए अपने सीमित शब्दों में बातें कहें। गोदारा गाँव ऊंटवालिया है। मेरे पिताजी का नाम बनाराम जी गोदारा, वो अध्यापक पद पर है। मेरा चयन L2 विज्ञान गणित 66वीं रैंक के साथ हुआ था। और आगे विजेंद्र चौधरी तब तक तैयार रहें। दिनेश पचार अपनी बात रखें। सम्मानित मंच एवं साथियों, मैं दिनेश पंचार, गांव देव, पिताजी का नाम दुर्गाराम जी, और अभी झारखंड में पोस्टेड हूँ। लेवल 2 इंग्लिश चयन हुआ है। तो मेहनत करते रहो, मेहनत ही सब कुछ है। कहा जाता है कि किस्मत में होगा तो हो जाएगा, लेकिन यदि अगर किस्मत में ही मेहनत लिखी हो तो ये किसको ध्यान है। तो अतः मेहनत करनी जरूरी है, मेहनत ही हमारा धर्म है। धन्यवाद। विजेंद्र चौधरी पीटीआई। सभी को प्रणाम एवं भाइयों को राम राम। बस इतना कहना चाहता हूँ कि इस समाज द्वारा मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिली, इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विद्याधर जी सर के पास मैंने कोचिंग की, और इस कंपटीशन एग्ज़ाम में मेरा सफ़र ज़्यादा लंबा नहीं रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 5 महीने तैयारी की है, और इन 5 महीनों में मुझे सफलता मिल चुकी है। बस इतना ही कहने, धन्यवाद। के बाद सुरेश जाजड़ा दूजा सर, दिल्ली पुलिस। सबसे पहले महासागल नमन करता हूँ। मेरा नाम सुरेश जाजड़ा, पिताजी का नाम सुल्तान राम जी जाजड़ा। मेरा चयन दिल्ली पुलिस में हुआ है, और अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई, अभी ज्वाइनिंग 1 जुलाई को बाकी है। और एक ही बात है पढ़ाई में, पहले टारगेट फिक्स करो, और टारगेट फिक्स करने के बाद अपने गोल पर कंटिन्यू मेहनत करो। डेली टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करो, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। धन्यवाद। राम सारण नोडिया चूरू से आपका चयन रेलवे में हुआ है, आए अपनी बात रखें। मेरा नाम अस्तिराम सारण, पिताजी का नाम बगाराम सारण। पिताजी CRPF से रिटायर थे, परिवार कृषि कार्य से जुड़ा हुआ था। मैं और मेरे साथ रूम पार्टनर रामनिवास बाबू, हमारा दोनों का सिलेक्शन हो चुका है। रामनिवास बाबू का टीचर के रूप में और हमारा रेलवे के रूप में बीकानेर नापा सर पोस्टेड। धन्यवाद। हस्तीराम जी के बाद भगवाना राम जाखड़ बाढ़ से शुरू, आपका रेलवे में चयन हुआ है, आए भगवाना राम जाखड़। ज़्यादा समय नहीं है, राजू राम जी जेठू और सुशील जी बिचकिया 2 बचे हैं। भगवाना राम जाखड़ बाढ़ से शुरू, अपनी बात रखें। सम्मानित मंच, साथियों, आपके सब ने बता दिया है क्या क्या कैसे घटता है। इसमें एक चीज़ आप ऐड करना कि सबसे ज़रूरी है मॉक टेस्ट। आप जितने ज़्यादा टेस्ट दोगे उसी से ज़्यादा फायदा होगा। रिवीजन होना चाहिए, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, मैं और मेरे सहपाठी थे सरवन चांद, दोनों ने लगभग एक लुसेंट नाम किताब है जो सब जानते हैं, लगभग 70+ बार पढ़ी है उसको। यहाँ पर भी बहुत मॉक टेस्ट दिए हैं। आप मॉक टेस्ट से आपको बहुत पता चलेगा आपकी रैंक कौन सी चल रही है। जब मैं यहाँ रैंक टेस्ट देता था तब भी मेरे 0.1% रैंक आती थी, और जब मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ तो उसमें भी मेरी 2nd रैंक थी।
मेरा नाम भगवान राम जाखड़ है। मैं रेलवे में सीनियर टीसी हूँ, जिसको अपन नॉर्मल टीसी या टीटी बोलते हैं। बीकानेर पोस्टिंग है। मेरे पिताजी नाम उमराम जाखड़ है, गांव बाड़सर है, वो किसान है। और मेरे बड़े 2 भाई हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करके मेरे को पढ़ाया है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें भी हमारा सबसे ज़्यादा योगदान रहा है विद्याधर सर का और अर्जुन राम जी का सॉरी, जिन्होंने बहुत हेल्प की है मेरे को जब भी जरूरत पड़ती थी, क्योंकि मैं बीकानेर में रह रहा हूँ तो उन्हीं का नाम आ रहा है। बाकी आप समझते हो, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान राम जी जाखड़ का बहुत बहुत धन्यवाद। राजू राम जेठू झुंझंडा लेब असिस्टेंट पद पर आपका चयन हुआ है। राजू राम जी अपनी बात रखेंगे। राम साहब, मंच पर विराजमान हमारे अतिथि तहसीलदार साहब और अध्यक्ष श्री मेराम जी गंगवाड़ी साहब, मंच सारे मंच सिंह अतिथि और मेरे सामने बैठे मेरे भाई और सचिव श्री अर्जुन राम जी लॉन्ग रोड, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो गुरुजनों का आशीर्वाद है, जो बताया गुरुजनों का आशीर्वाद ही सब कुछ होता है। मैं भी एक किसान परिवार से हूँ और ऐसे कुछ नहीं होता कि एक किसान परिवार का जो होकर वो जिसके पीछे बैकग्राउंड किसान परिवार का और वो लगता नहीं है। मेरे 3 भाई है, फैमिली में कोई भी नहीं लगा हुआ है सर्विस में। मेरे 3 भाई है, एक किसान परिवार का है। मेरे पिताजी अंगूठा छाप है और तीनों भाई यहाँ सर्विस में हैं। और जो एक बात मेरे रिश्तेदार भी है जो शंकर लाल जी, वो बहुत बार बोलते हैं वो घसीटता गोल हुए की बात है, घसीटों भी पड़े और जल्दी इच्छा होनी है, लेकिन घसीटों सब कुछ मिल सके। यहाँ की कोई चीज़ होनी सकी आप पाक हो सका, सब चीज़ मोटी आई है। घसीटों जरूरी है, जो सीटिंग पावर जगह को ज़्यादा है, जबकि सब बेटर भाई चीज़ है कि सीटिंग पावर होना जरूरी है। सीटिंग पावर के अलावा आप नहीं पढ़ सका। जब वो कोई 5 मिनट में 10 मिनट में इधर उधर जाए ना चीज़ को नहीं, सीटिंग पर लगभग 3 घंटा 4 घंटा बहुत जरूरी है, चाहे लाइब्रेरी में हो चाहे रूम में हो सभी। और इस संस्थान को जो योगदान है वो तो सब ज़्यादा अपन कहीं पर भी कौन मिल सके, यहाँ को योगदान है। संस्थान ने सब चीज़ सुविधा उपलब्ध करवा रखी है और सब शुद्ध खानों, सब अच्छी फैसिलिटी और जो गुरुजनों को आशीर्वाद है। रामराज डोडवाड़ी बताओ कि जब डोगरा को तो डर लागे बने जब अर्जुन जी से रावण सब कुछ बोल सका। यहाँ की कोई चीज को नहीं आप घर में कौन बोल सका, ज्ञान का गार्जन बता आप सर अर्जुन जी सर जो आप हर कुछ छोटी या बड़ी कोई भी समस्या हुआ जो कि परिवार की समस्या वहाँ भी आप शेयर कर सका। तो सब ज़्यादा तो मैं सर को बहुत बहुत आभार। और सब छोटा प्रोग्राम है आप मचा सिंह अतिथि पधारे आप प्रोग्राम 18 ग्रुप में। और सब ज़्यादा तो आप भी एक है कि जो हमारे ग्रुप का सब सीनियर बैच था, सबसे ज़्यादा सिलेक्शन उसी बैच का आज तक हो रहा है। और सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुशील पिचकिया पालड़ी पिचकिया से आपका राजस्थान पुलिस में चयन हुआ है। आए अपनी बात रखें। मंच को प्रणाम। मेरा नाम सुशील पिचकिया, पोस्ट राजस्थान पुलिस। इस संस्थान का मेरे सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान रहा है और संस्थान प्रमुख का समय समय पर हमें मोटिवेशनल करना और गुरुजन का भी मेरे सिलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। गुरुजी की एक बात कही हुई मुझे याद आती है कि बेटा नियमितता जब तक लगोगे ना आप एक दिन जरूर लगोगे, और वो नियमितता रखें और एक दिन मेरी जॉब जरूर लगी। धन्यवाद। ये जो 18 सितारे थे इनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए थे। इन्हीं की तरफ से ये कार्यक्रम आयोजित था। इन्होंने अपना अपना परिचय दिया, अपनी पृष्ठभूमि बताई, किस प्रकार से संघर्ष करते हुए इन्होंने अपनी सफलता अर्जित की। मैं परमाराम जी जाखड़ से आपसे निवेदन करूंगा कि वो आए और अपने सीमित शब्दों में अपने सभी साथियों को, मंच को, समाज को संबोधित करें। परमाराम जी जाखड़। परमाराम जी आगे हैं। मेरे मन में एक बात आई है। 2 साल पहले कोई अपना शुभचिंतक आया था और यहाँ के कहा कि बाहर कुछ बातें चलती है कि हॉस्टल में तो केवल नौकरियां छोरा ही रहे, नौकरियां जगह बाप नौकरियां करे बे छोरा ही रहे। अरे ये बात कहाँ से है? यही भाई, या तो प्योर मेरिट है, हो सकता है कि जिनके पिताजी नौकरी कर रहे हैं वो भी यहाँ एडमिशन ले सकता है। लेकिन
हमने आज देखा है, पहले भी एक बार हमने कार्यकारिणी ने हाथ खड़े करवाए थे कि कितने पिताजी जिनके नौकरी कर रहे हो हाथ खड़े करो, मुश्किल से 2-3 हुए थे। अधिकतर 90% छात्र यहाँ जरूरतमंद और वास्तविक किसान हैं, उनके पुत्र। ये आपने अभी देखा जितने भी सिलेक्शन हुए, जिन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया, सबके पिताजी शायद किसी ने नहीं बताया कि नौकरी करते हैं। धन्यवाद। सम्मानित मंच, सामने विराजमान 18 प्रतिभाएं जो आज सम्मानित हुई है, मेरे साथियों, कोई प्यारों बच्चों, पहले तो मैं प्रतिभाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप सिलेक्शन हुए हैं, लेकिन आप अभी से ये टारगेट मान के मत चलोगे हमारे लिए सब कुछ है। प्रतिभाएं है आप में, लेकिन आप आगे आ रहे हैं यूपीएससी, ये तैयारियां करो। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, जो चीज़ बनी है वो किसी आदमी की बिना सोच के बनी हो। कितनी भी बड़ी चीज़ हो, चाहे सुई से लेके आप हवाई जहाज तक ले लो, हर चीज़ आदमी के दिमाग में आई है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि अपनी सोच बड़ी रखें। मैं एक बड़ा उदाहरण देता हूँ, पहले फिर छोटा देता हूँ। अपने इस गूगल के सीईओ थे, एक बार वो कोई फंक्शन में जाना था उनको, वो ऑफिस से रवाना हुए, उधर से घर से उनकी मिसेज रवाना हुई। तो मिसेज ऑफिस पहुँच गई कि भाई आधे घंटे में मैं पहुँचूंगी, तो उन्होंने कहा 1 घंटे में मैं पहुँचूंगा। तो वो 1 घंटे पहले रवाना हो गई, वो आधे घंटे पहले रवाना हुई। मिसेज पहुँच गई, प्रोग्राम हो गया, लेकिन वो खुद नहीं पहुँच सके, उनको पहुँचने में 3 घंटे लगे। इतने में मिसेज बहुत ज़्यादा गर्म हो गई और वो जो ही पहुंचे वो घर उनसे लड़के और घर अकेली चले गए, उनसे नहीं मिली। फिर वो वहाँ से सीधे घर नहीं गए, सीधे ऑफिस गए, अपनी पूरी टीम को बुलाया और उनको कहा भाई ये जो समस्या है रास्ते वाली, इसका समाधान कैसे हो सकता है। उसके आधार पर ये गूगल बना। तो आप अपनी सोच है इतनी बड़ी रखो कि हर चीज़ जो बनती है सोच है, तो आपको IAS बनना है या RS बनना है, अगर दिमाग में सोच और लक्ष्य बड़ा होगा तभी आप सक्सेस होगे। बाकी जितनी सोच, जैसे छोटा उदाहरण मैं आपको देता हूँ, एक गरीब अनपढ़ महिला, उसे गरीब और अनपढ़ कोई नहीं हो सकती, वो सवेरे 5 बजे कचरा बीनने आती है। जिस मोहल्ले में वो जाती है उस मोहल्ले में उसके पीछे कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन वो कचरा बिन के वो उस थैले में भर लेती है। ऐसे करके वो कम से कम 8-10 मोहल्लों में जाती है, 8-10 मोहल्लों में उसके हर मोहल्ले में कुत्ते पीछे भगते हैं, लेकिन वो अपना लक्ष्य, अनपढ़ और बिल्कुल गरीब होते हुए भी अपना लक्ष्य पूरा करके वो बोरा भर के ले जाते हैं। जबकि आपको तो सारी सुविधाएं मिल रही है, आप हर चीज़ में सक्षम हो। इसलिए मेरा यही कहना है कि लक्ष्य बड़ा रखो, अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। अगर आप अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखोगे तो आपकी दुनिया भी पॉजिटिव होगी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं इस हॉस्टल के वार्डन दिनेश जी खुड़कुड़िया से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। ये मंच पर बैठे हुए हमारे गुरुजन और इस संस्था के संचालक, इनका सभी का तहे दिल से आभार है कि इस संस्था को किस शिद्दत में और कितनी लगन के साथ कार्य किया होगा कि इस संस्था को खड़ा कर पाए थे। यह ज़मीन जो यहाँ पड़ी है, इस ज़मीन को मैंने यहाँ देखा है। पहले मैं यहाँ कॉलेज आता जाता रहता तो इस ज़मीन को देखा था कि यहाँ कुछ भी नहीं, लेकिन एक वीरान जगह थी। आज उस विद्या के मंदिर के रूप में खड़ा किया है, इसलिए इस कमेटी का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं ये बता दूं कि ये जो छात्रावास है जो यहाँ बनकर कमेटी ने तैयार करवाई है, और जब संचालित हो रही थी तो उस समय आसपास का जो मानसर एरिया था उस पर यह वार्ता चल रही थी कि भाई इतनी बड़ी जाट संस्थान है और यहाँ संचालित होगी तो यहाँ के जो छात्र हैं वो बाहर बदमाशी करे बिना नहीं रह गए। तो मैं एक दिन बाहर बैठा था और ऐसी बात आई तो मैंने वहीं पर मुंह पर भी उनको बोला था, मैं कहा देखो हर समाज के में शरारती तत्व होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि उस कौम को बदनाम किया जाए। हमारे भी अच्छे जो सदस्य हैं उनको आप बदनाम नहीं कर सकते।
और ये रिकॉर्ड है कि आज 5 साल संचालित होते हुए हो गए और आसपास के कहीं पर भी ऐसा नहीं कि यहाँ जाकर कोई हमने बदमाशी की है, और शांतिपूर्वक वातावरण के साथ और इतनी लगन और मेहनत की है कि जो लड़के यहाँ से लगकर आपके सामने 18 प्रतिभाएं आई हैं, उनकी मेहनत और लगन काबिल तारीफ थी। उनके वो कहीं पर भी हर एक सामाजिक कार्य में भाग लेना और आगे बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सेदारी दी उनकी। और फिर जो इस संस्थान के पढ़ाई के अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो छात्रावास की नींव रखी थी, वो पुराने स्टूडेंट थे, शुरुआत के स्टूडेंट थे। उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और खुद बैठकर नींव बनाए थे कि हम ये संस्थान की जो नींव रख कर जाएंगे वो नींव आगे तक चलेगी, और एक परंपरा डाली थी। आज उसी परंपरा के मुताबिक यहाँ मंच पर एक संचालित ये कार्यक्रम किया गया है, और ये कार्यक्रम उन छात्रों के द्वारा किया गया। और जो यहाँ कार्यकारिणी है, सबसे ज्यादा धन्यवाद उस कार्यकारिणी का जो जब भी आवश्यकता हो सबसे तत्पर होकर सबसे जल्दी पहुंचती है। कोई भी कार्यक्रम, कोई भी काम, इनको अगर कह दिया जाए कि ये काम है और सर ये काम करना है, तो सबसे ज्यादा पूरी लगन और मेहनत के साथ लगते हैं। और जब तक वो काम कंप्लीट नहीं होंगे, सर ये पूछते रहेंगे कि वो काम हुआ कि नहीं हुआ, अभी तक वो काम हुआ कि नहीं हुआ। इनके 10 बार वापस कॉल आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए ये जितना भी सब कुछ कर रहे हैं, आप इनका मान बढ़ाओगे ना, तो ये दिन और रात आपके लिए आगे खड़े मिलेंगे। लेकिन आप पूरी मेहनत और लगन से यहाँ से जब भी रिजल्ट निकाल के दोगे ना, तो इनका सीना फूलेगा और ये दिन और रात आपके लिए काम करेंगे। और इस छात्रावास का जो पहले ऑफलाइन था, अब वो ऑनलाइन कर दिया गया। डाटा सारा का सारा जो क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, क्या एडमिशन प्रक्रिया है, और यहाँ जो महावीर लाम रोड है, उनके द्वारा उस वेबसाइट को पूरा निःशुल्क बनाया गया है ऑनलाइन। और ऑनलाइन बनाकर सारों को यह सूचना मिले कि भाई इस हॉस्टल का कैसा महिला वातावरण है, कैसा नहीं है। यहाँ से छात्र जब जाते हैं ना बाहर, तो वापस किसी को मैं पहले यही बोलता हूँ कि भाई आप जब भी यहाँ से छोड़कर जाओ और कोई भी जाए, तो संस्थान को ये जरूर अवगत करवाएं कि भाई ये फेरबदल करो और ये करो, जिससे कि पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा मिले। और पढ़ाई हमारी ज्यादा से ज्यादा कैसे हो, ऊपर की पोस्टों पर हम ज्यादा से ज्यादा कैसे पहुंचे, इस पे विचार करना चाहिए। यही हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि आज इस संस्थान में जो खून और पसीना लगा है वो ईमानदारी का लगा है। और ईमानदारी के साथ इस छात्रावास को खड़ा करने में जो कार्यकारिणी है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी कुड़कुड़िया हॉस्टल वार्डन। मैं कार्यक्रम में ज़्यादा कोई औपचारिकता न करते हुए आज के कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि बुधाराम जी साहू तहसीलदार साहब से अनुरोध होगा कि वो अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में वंदन करते हुए इस छात्रावास में प्रतिभा सम्मान समारोह में मंच पर विराजमान सभी अतिथियों को प्रणाम करते हुए, सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे बड़े भ्राता और सब तैयारी करने वाले मेरे सभी साथियों को राम राम नमस्कार। मेरा नाम बुधाराम साहू, मैं जोधपुर के पिपाट सिटी से हूँ और वर्तमान में मूंडवा तहसीलदार के पद पर कार्यरत हूँ। आप सभी तैयारी करने वाले छात्रों को मैं यही कहना चाहूँगा कि हर एक परीक्षा में जो सफलता का मूल मंत्र है वो दृढ़ निश्चय, विश्वास और समर्पण, ये 3 चीजें हैं। आप इनको ध्यान में रखकर आप तैयारी करेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आप सभी जो चयनित प्रतिभाएं हैं उन सबको मैं हार्दिक बधाई एवं धन्यवाद देता हूं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जो बच्चे अभी तैयारी कर रहे हैं उन सभी को मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सब सफल हो और आप सबका भविष्य उज्जवल हो। मेरे बारे में मैं आपको बताऊं, मेरा अगर यहाँ आना थोड़ा भी सफल होता है तो मेरा जो सफर है आरएस का, उससे आप जो प्रेरणा लेंगे तो मैं अपने आप को
खुश नसीब समझूंगा। मेरे भी 10th और 12th में 83% थे, मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट था। 12th के बाद मेरे मैथमेटिक्स थी, तो हर एक जो 12th करता है विद्यार्थी तो उसका सपना होता है कि वो IIT से इंजीनियर बने। तो मेरा भी सपना था कि मैं भी IIT से इंजीनियर बनूं, तो मैं भी कोटा तैयारी के लिए गया। वहाँ जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, 1 साल मैंने तैयारी की थी 12th के बाद, उसके बाद मैं पूरा डीमोटिवेट हो गया और 1 साल मैं घर पर बैठ गया। कोई तैयारी नहीं, पूरी पढ़ाई एक तरीके से मैंने छोड़ दी। उस तरीके से मेरे साथ वो घटना हुई। उसके बाद जब मैं घर पर बैठा रहता तो हमेशा सोचता, वही सपने होते, सपने बड़े देखो हमेशा। तो सपने देखे हुए थे IIT के, तो फिर वो पूरा डिमोटिवेशन उस हिसाब से हो गया। तो वापस फिर गुरुजनों से वापस बात की, दोस्तों से बात की, तो कहा तो BSc कर लिया। फिर मैंने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से BSc की। 3 साल जब मैं तैयारी कर रहा था तो वहाँ मैंने एयरफोर्स और नेवी के लिए खूब प्रयास किए, 2-3 बार प्रयास किए, लेकिन मैं अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाया। उसके बाद फाइनल जब BSc हुई थी, दोस्त जयपुर जा रहे थे तो आपस में बात कर रहे थे कि अब क्या करना है। तो दोस्त जयपुर गए तो उन्होंने कहा तू भी जयपुर आजा, RS की तैयारी कर। उससे पहले RS के बारे में क्या क्या पता नहीं। जब जयपुर गए और जो वहाँ 10 दिन कोचिंग शुरू की और जो माहौल बना और जो दिमाग में बैठी कि अब तो करना यही है, तो मेरे वहाँ जयपुर मैं जून 2017 में जयपुर गया और अप्रैल में हमारे 18 वाली वैकेंसी आ गई। 10-11 महीने में ही मेरा प्री अच्छे से क्लियर हो गया। उसके बाद लगातार प्रयास करते रहे, मेंस में हुए, RS का रिजल्ट आया और RS में 120वीं रैंक के साथ मैं सिलेक्शन हुआ। तो आप सबको यही कहना चाहूँगा कि आप सब बहुत अच्छे बड़े बड़े एग्जाम के लिए कर सकते हैं, बस आप में समर्पण होना चाहिए, इतना जुनून आपके अंदर हो जाना चाहिए कि बस मुझे ये करना ही है। तो आप कैसी भी बड़ी परीक्षा पास कर सकते हो। तो जो भी आप सब सफल हुए हैं, आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है और बड़े एग्जाम आपको पास करने हैं। उसके लिए आपको लगातार तैयारी करनी है। आप सबको इस जो हॉस्टल छात्रावास के आयोजन समिति है, आप सबका मैं बहुत बड़ा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप इतना अच्छा समाज के लिए जो काम कर रहे हैं, काबिल तारीफ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पुनः मुझे मान सम्मान दिया, मुझे बुलाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। संस्थान में हमेशा प्रयास रहता है कि जिस प्रकार तहसीलदार साहब ने बताया था कि सपने बड़े देखो। एक बार जरूर असफलता हुई, लेकिन फिर उतनी रुकावट के बाद बड़ी ताकत के साथ लगे और आज इस मुकाम पे हासिल किया। और संस्थान भी हमेशा समय समय पर यहाँ प्रशासन के जो अधिकारी होते हैं उनको बुलाने का मकसद ये होता है कि जो यहाँ तैयारी कर रहे जो विद्यार्थी हैं वो उनसे सुनते हैं कि कैसे वो इन पदों तक पहुंचे, ताकि वो प्रेरणा लें। और क्योंकि आपको सर ने पहले थोड़ा सा संस्थान का परिचय दिया, उसमें बताया कि पिछली भर्ती में संस्थान से RS चयन हो चुका है। RS पद पर भी एक बार तालियां बजाएं। संस्थान से RS पद पर चयन हो चुका है और समय समय पर यही प्रयास रहता है कि किस प्रकार से प्रशासनिक जो अधिकारी होते हैं कि वो अधिकारी कैसे बने, एक सामान्य परिवारों के बच्चे कैसे तैयारी की, कैसे मेहनत करके आगे बढ़े। इसी कड़ी में मैं बात को आगे नहीं, लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं है, मैं संस्थान के अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो आए हुए सभी मेहमानों का धन्यवाद ज्ञापित करें। आपको एक जानकारी और दें कि सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। आप जहां बैठे हैं यही भोजन आपको आपके छोटे जो भाई हैं ये लाकर सबको भोजन मेहमान के रूप में बाजी यही की जाएगी, कोई जाएगा नहीं बिना भोजन के। मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि वो आए और सभी मेहमानों को धन्यवाद। इस संस्थान की शुरुआती घटना अर्जुन जी ने बताई। यहाँ शंकर जी जाखड़ और 5-7 आदमी किसान छात्रावास में एक काम किया, उसमें हम भी साथ थे। रिचपाल जी मिर्जा ने कहा कि हम ये जगह आपको देना चाहते हैं, तो हमने उनसे संपर्क किया और हमें जगह दे दी। जगह देने के बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा
ये बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग बनाते बनाते हमारे सामने एक प्रॉब्लम आई कि इस जमीन को किसी सरकारी अधिकारी ने अंगोर घोषित कर दिया, जबकि यह था खान पत्र। उसके लिए ज्योति जी मिर्दा और दीपांशु जी सांगवान एसडीओ, एक कृषि मंत्री हरीश जी के पीए थे पीएस लालाराम जी कुगड़वाल, उनके पास गया, मंत्री से कुछ सलाह की। उन्होंने कहा कि ये दावा एसडीओ कोर्ट में होगा। तो हमने वो दावा किया करके इसको अंगोर से हटा करके वापिस खान पत्र किया। खान पत्र करने के बाद हमने अलॉटमेंट की प्रक्रिया शुरू की। करीब 2 साल लगे। अपने निम्न स्तर के जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने जयपुर में बड़ी अच्छी मदद की और इसको खान पत्र घोषित कर दिया। और अलॉटमेंट की प्रक्रिया थी तो मंत्री जी रामलाल जी थे, उन्होंने कहा कि पैसे भरते हो तो हमने कहा हमें निःशुल्क दो। उन्होंने पैसे भरने की बात की तो हम शिथिल पड़े थे। हमने एक बीड़ा उठाया और फिर करीब 37 लाख रुपए इसके जमा करवाए और 3-3.25 लाख एसआर ऑफिस में इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। आज की तारीख में ये संस्थान एकदम 1 नंबर की पट्टा शुद्ध जगह है। अब मेरा एक कुछ नेचर ऐसी है कि मैं बच्चों के सामने उतना हंसी मजाक और हंस कर के बात करने में इंटरेस्ट कम रखता हूँ। बच्चों से कुछ दूरी रखता हूँ और कुछ इलीगल दिखता है तो उनको डांट देता हूँ इस कारण से। लेकिन मेरी ड्यूटी पिछले 4 साल से शाम को 5 बजे से 7 बजे तक इस नींद की छाया में बैठा मिलता हूँ। इनकी बातें भी सुनता हूँ और इनकी कोई समस्या आती है तो आप निराकरण कि ये चीज़ है तो ये करो, ये चीज़ है तो ये करो। कभी इनको मना नहीं किया। और ऊपरवाड़े की ये संस्था नाथुराम जी मिर्दा के नाम से, वो महादेव के भगत हैं और महादेव की कृपा से जब कभी भी बीड़ा उठाया उसमें कामयाब हुए। अब शंकर जी में वापस जोश आया है कि नवंबर से शुरू करेंगे, तो उस काम में मेरे से जितना बन पड़ेगा उतना इनका साथ दूंगा। रही बात छात्रों की सिलेक्शन होने की, तो मैंने साफ तौर पर कह रखा है कि जो कोई अपनी इच्छा से पैसे दे, इस छात्रावास में रह करके सिलेक्शन होने के बाद इच्छा से पैसे दे, वो हमें स्वीकार है। किसी तरह की कोई दबाव या किसी तरह की कोई वो बात नहीं है। हमने इस छात्रावास में ऐसे लड़कों को भी रखा है जिनके पास भोजन के पैसे देने के नहीं थे, उनमें कई लोग नौकरी भी लगे हैं। लेकिन हमने धन्यवाद दूंगा सबसे पहले मैं डॉक्टर सहदेव जी को, रिचपाल जी के साथ साथ, कि डॉक्टर सहदेव जी ने इसके विकास के लिए अपनी अहम सलाहें हमें दी और सबसे पहले 5,11,000 रुपये का चंदा उन्होंने दिया, जो आज की तारीख में सर्वोत्तम है। 5,11,000। तो सहदेव जी ने हमें गाइड किया और संस्था खड़ी है। शंकर जी की मर्जी है, 2 मंजिल और हो जाएगी। लेकिन अभी तो हमारा विचार ये है कि बच्चे तो उसमें लाइब्रेरी में जाते हैं, तो अपने पास पट्टा भी है, अपन गवर्नमेंट फंड से पैसे ले सकते हैं। तो हम प्रयास करेंगे कि पहले लाइब्रेरी का निर्माण हो जाए, ताकि बाहर जो बच्चे जाते हैं उनकी हम देखभाल कर सकें। नहीं तो बच्चा हमें लाइब्रेरी का कह के जाता है, कहाँ गया पता ही नहीं, कहाँ घूम के आया पता ही नहीं। हालांकि ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि इस हॉस्टल में अभी साइंस में 87% का एडमिशन हुआ है।
87% लड़के का कल परसों एक मैसेज डालते हैं, कोई एक सीट खाली हुई उसमें, तो ऐसे लड़के आगे बढ़ करके अपना और अपने परिवार का भला करेंगे, और हो सकता है कि यह समूह के रूप में रह करके और समाज के प्रति भी उनकी भावनाएं जागे। मैं अमूमन देख रहा हूँ जो नए लड़के नौकरी लगते हैं वो पहले अपना घर बनाने की सोचते हैं कि जैसे कैसे ही फाउल मीन्स फेयर और फाउल मीन्स अपन घर में कैसे संपन्न हो। अपन को ऐसा नहीं सोचना है, करेक्टर पहली चीज है। कोई आदमी आया है आपके पास, मान लो आप पटवारी लगे हैं, आदमी आया है तो किसान का बेटा है, उसके घुटने की हड्डियाँ निकली हुई है बाहर। मैंने अभी 2-3 साल पहले एक डेगाना में SDM साहब को देखा, कोई भी धोती वाला लड़का गया, पुरुष गया, बाबा कैसे आइए बैठो, और सीट पर जाकर बाबू वो कहते हैं ये काम आज ही होना है। तो ऐसे अधिकारी हों तो उनका नाम भी चलेगा। अब वो मान लो कहाँ नौकरी करे, अभी वहाँ है या नहीं है, लेकिन मेरे दिमाग में ये आ गया कि ये आदमी समाज का हीरो है। उसी तरह से आपको हीरो बन के रहना है। आप सब पधारे, लड़कों ने ये किया, लड़के तो हमारे 70-75 के ऊपर सेलेक्ट हुए हैं साहब। ये 18 लड़के ऐसे हैं जिन्होंने एक सोच रखी, पहले होता था 1-2 सिलेक्शन होता तो वो साथी लड़कों को पार्टी देते थे। अब इनके दिमाग में आया कि हम भी साथी लड़कों को पार्टी देंगे, तो उस पार्टी यही नहीं का आयोजन है। अपन तो केवल मेरा उनकी कहते हैं वैसे बोल लेते हैं, 2 बात अपनी बींग आंक लेते हैं। आप सभी को धन्यवाद कि हम पधारे, और इस आप घबराए नहीं। मुझे आज ये पता चला कि डोगरा गया, डोगरा से बे ये निकाल देना आपकी वाजिब मांग है, वो हाथों हाथ पूरी होगी, और गैर वाजिब होगी तो डांट भी पड़ेगी। धन्यवाद। मैंने सर को एक विशेषता सदैव देखी है, जितना बाहर से ये हार्ड दिखते हैं उससे कई गुना अंदर से सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा। विद्यार्थियों ने एक बार जब कोविड काल था तो सर को लाइब्रेरी का बोल दिया, तो लाइब्रेरी के लेकर इतने मतलब एक्टिव हो गए, भावुक हो गए कि मुझे बस एक बार करेंगे ये टेम्परेरी करेंगे, लेकिन बाद में सिस्टमेटिक के लिए देखा गया कि प्लान के साथ करेंगे। बहुत जल्दी होते हैं, इतना सॉफ्ट कॉर्नर है, लेकिन वही है कि बाहर से जितने हार्ड लगते हैं अंदर से कई गुना ज़्यादा एकदम इतना सॉफ्ट हृदय जिसकी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती। अभी सर ने जो कुछ सामाजिक जिम्मेदारी बताई थी, इसलिए राजू राम जी रुक नहीं पाए, आ गए हैं। वो 1 मिनट के लिए कुछ बात अपनी कहेंगे कि मैं बीच में रह गया था, सर ने अभी बात कही है, तो माफ़ी चाहूँगा। एक राजू राम जी की जानकारी। मैं समाज के और मेरे साथी सभी है, तो मैं चिकित्सा विभाग के होते हैं, उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो किसी को पता नहीं चलता है, ऐसी बहुत सारी बीमारियां भी है, और उसके लिए किसी को कोई तरह की अगर प्रॉब्लम या कोई बीमारी के बारे में पूछना हो, क्योंकि सब बीमारी के अलग अलग डॉक्टर होते हैं, हमारे गाँव के लोगों को पता नहीं होता है कि किसी डॉक्टर को जाके ट्रीटमेंट तो कोई भी डॉक्टर कर देता है, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर उसे फिजिशियन या सर्जन जिसकी बीमारी हो, उस डॉक्टर के पास अगर प्रॉपर चले, उस प्रॉपर उसका इलाज हो, तो अपन के पैसे भी खर्च कम होंगे। और बहुत सारी जांचें भी ऐसी है जो हमारे को करवानी भी जरूरी होती है। और ब्लड डोनेशन के बारे में एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे जो समाज के बंधु है और मेरे साथी है, कि जो किसी को आवश्यकता हो तो अगर अपन तुरंत एक ग्रुप बना के और तुरंत उसी टाइम उसका देने के लिए जरूरत हो तब जाए तो वो अच्छा है। कि हमें डोनेट करें उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, और क्योंकि मैं इसी डिपार्टमेंट से हूँ इसलिए, लेकिन फिर भी बेटर वो है कि जब किसी को जरूरत पड़े और ग्रुप के अंदर वो सूचना मिल जाए, वो तुरंत जाके अपन करें, वो सबसे बेटर है। इसलिए किसी को भी चिकित्सा विभाग से या परम सम्मानित मंच और
साथियों, समाज बंधुओं, मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि आप लोग जो यहाँ तैयारी कर रहे हो उनका 100% सिलेक्शन होना तय है। लेकिन क्योंकि अपने को पता है कि परिणाम 100% जब संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसमें थोड़ा मुश्किल है। तो मैं केवल एक ही बात कहने के लिए आया हुआ हूँ कि थोड़ा सा बच्चे भी नहीं हैं तो परिचय भी दे दूँ। मैं डॉक्टर रामेश्वर शांगवा अभिनव कॉलेज नाम से संस्था संचालित करता हूँ मुंडवा रोड पे नागौर में। मैं एक ऐसा विद्यार्थी रहा हूँ जिसने कभी भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम नहीं दिया, मतलब फॉर्म भी नहीं भरा। मैंने पीजी तक मेरी पढ़ाई पूरी की और मेरे पिताजी भी मंच पे विराजमान हैं, सुखराम जी सांगवा साहब। मुझे इन्होंने एक ही ग्रेजुएशन करता था तब एक दो के वो भर्ती आई है, फॉर्म भर दूँ क्या वगैरह मन में आता था। तो इन्होंने मुझे कभी ऐसा नहीं कहा कि तू कोई कंपटीशन एग्ज़ाम दे, इन्होंने ये कहा कि तेरी मर्जी हो वैसा कर। तो मैंने मेरी पढ़ाई पूरी करते ही साथ में मैंने पढ़ाई पूरी की और आज से यहाँ मैं मेरा संस्थान चला रहा हूँ। तो मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहता हूँ कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो तो गांव नहीं जाना है या आपको उसी जगह जाकर बैठना नहीं है। सिलेक्शन में चाहता हूँ कि 100% हो, लेकिन अगर नहीं हो तो आपका बी प्लान तैयार रहना चाहिए। एक दूसरी बात और, जैसे संस्थान इतना बड़ा, नगवाड़िया साहब, जाकर साहब, अर्जुन जी, रुकिया जी और मिर्जा जी, ये ऐसी टीम है कि संस्थान 2 फ्लोर 4 फ्लोर क्या, ये संस्थान लगातार ऐसे ही चलता रहेगा। जब तक आप विद्यार्थी अच्छा रिजल्ट दोगे तब तक ये संस्थान और आगे से आगे बढ़ता रहेगा और आप लोगों को फायदा मिलता रहेगा। तो मैं सभी विद्यार्थियों से बस एक ही रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूँ कि हाँ, हो सकता है आपके टीचर बनने का सपना हो, नहीं पूरा हो, आपके आरएस का हो नहीं हुआ हो, आईएएस का हो नहीं, आखिर में कई बार होता है कि नहीं हुआ कुछ भी, तो कुछ ना कुछ उद्यम करना है। मेरे परिवार में सबसे मेरी जो छोटी सिस्टर थी उसकी गवर्नमेंट जॉब है, बाकी किसी की भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। लेकिन पिताजी ने शायद ही कोई ऐसा स्टेट होगा जहाँ काम नहीं किया हो और 4-5 विदेशों में भी काम किया है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का थोड़ा सा जो, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करें, तो कम से कम उद्यम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, सुना। थैंक यू। 2 आदमी हमारे बीच में ऐसे विराजमान है जिसकी हॉस्टल के निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभी इनके दादाजी शांत हो गए थे तो हम गांव तरनाऊ बैठने के लिए गए, तो उन्होंने कहा प्रसादी भोजन लेना पड़ी। मैं कि भोजन तो लिया बोली, मैं तो भोजन मोटोड़ो लिया हुआ, ये मोटोड़ो ही कराई दिया। ये सुखराम जी विराजमान है सामने, बोले क्या मोटोड़ो में क्यों 2.5 लाख रुपए दूँ और डोगरा का जो है कमरे के अंदर ना होना चाहिए। तो इन्होंने तुरंत हमें बुला करके 2.5 लाख रुपए दिए। ये तो एक भाव है। इसी तरह से अभी परमाराम जाकर आया था यहाँ बोलने के लिए, इनकी माता जी शांत हुए। मैं क्यों भाई तुम ज्यादा खर्चो कौन गिरी हो, कि बिल्कुल कौन गिरी हो, नहीं गिरी तो 2.5 लाख रुपए चाहिए। तो तुरंत इसने जो है 2.5 लाख रुपए दिए। ऐसे अनेकों हमारे बीच में भामाशाह विराजमान है। और मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि घर परिवार के महीने कोई भी डोकरो या डोगरी जावे अरबानो ना अगर अमर करनी चाहो और पैयारो सही सदुपयोग करनी चाहो तो इससे बेहतरीन कोई जगह जो है आपको नहीं मिलेगी। ये मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। आप छोटे सी सोचना से आज मैं देख रहा हूँ पिछले साल कितनी बड़ी मात्रा कर रही है। जितने भी हमारे मौजूद जो हमारे सामने विराजमान है, ये संस्था के साथ तो बहुत गहरे से जुड़े हुए हैं। तो मेरा वास्तव में अभी मेराम जी कह रहे थे, शंकर जी जो है 2 मंजिला बढ़ाना चाह रहे, शंकर जी की कोई एड़ी हिम्मत को नहीं, लेकिन इन लोगों की ताकत ऐसी है कि मुझे लग रहा है कि ये काम हो जाएगा। बात है मेराम जी की,
तो मेरा हम दिन मैं पहले क्या मैं लियोगे बताने आप 2 मंजिल बनाया और बाद में थे खान कोई आगे बुला के नहीं जाओ तो होती थी। ये 2 मंजिल आपकी बनानी है और बाकी मैंने इनको आश्वस्त कर रखा है कि होबल फूको नहीं तो जिप्सम की मूर्ति बनाओ, लेकिन यहाँ इनकी मूर्ति बनेगी। ये हुक्म दे दिया है। तो बहुत अच्छा लगा बच्चों का हौसला देख करके, और हम सब आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके और जुड़ने के लिए तैयार है। शर्त एक ही है कि हमें निराश मत करना और इतनी मेहनत करना, क्योंकि आता ही अब वार्ता की प्रक्रिया चल रही है ना, रोटियां जुगाड़ तक ही चल रही है। हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ा सा और लक्ष्य आगे बढ़ो, तब जा करके अपना इस बिल्डिंग का जो है वो वास्तविक फायदा मिलेगा। सभी आगंतुक भाइयों को, बहुत सारे भाई लोग जो अपनी बात भी रखना चाहते होंगे लेकिन समय लंबा हो गया, सभी को हृदय के अंतरतल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों की ये जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं इस बिल्डिंग के माध्यम से समाज के सामने व्यक्त होगी, ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। उन्हें सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे अध्यक्ष के बोलने के बाद में कार्यक्रम वही समाप्त हो जाता है, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों में मुकनाराम जी गोदारा यहाँ अपने बीच में है, जो नागौर में साइबर स्पेशलिस्ट हैं, जो भी फ्रॉड होता है यही पकड़ने का काम करते हैं, और साथ में हमारे ये मृत्युभोज के खिलाफ भी जन जागरण का जो काम है, मृत्युभोज के विरोधी, ये काम भी करते हैं। मैं संक्षिप्त में चाहूँगा कि यहाँ उपस्थित हमारे छात्रों और उपस्थित लोगों को ये जो साइबर क्राइम कैसे होता है वो संक्षिप्त में बताने का कष्ट करेंगे। मुकनाराम जी को खाऊंगा नहीं करूंगा बड़ी बात है, बहुत मुश्किल होता है, नहीं खाऊंगा आसान बात है। तो ये चाहेंगे, हाथ खड़ा कराएंगे, सबको करना है, हॉस्टल वालों को। मंच पर पदासी सामने बैठे हुए जिनको मेरा प्रणाम, मेरे प्यारे साथियों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम जो युवा है उनसे मेरा निवेदन है कि साइबर क्राइम है क्या। जब तक हम साइबर क्राइम को समझ नहीं पाएंगे तब तक हम उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। जैसे कोई भी छात्र है वो किसी दूसरे छात्र के नाम की इंस्टाग्राम आईडी बना करके अपनी पहचान चोरी करके किसी से चैटिंग करता है तो वो साइबर क्राइम है। जैसे कंप्यूटर है और इंटरनेट की सहायता से कोई भी अवांछनीय गतिविधि है वो करते हैं, वो साइबर क्राइम है। अभी वर्तमान में विभिन्न ग्रुपों में चल रहा है, एक लिंक भेज रहे हैं कोई भी अज्ञात व्यक्ति या किसी का व्हाट्सएप हैक कर लिया और फिर लिंक भेज रहे हैं। हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हमारे 500 आदमियों का है। जैसे हम 500 आदमी हैं, हमारा ही व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारा एक आदमी उस व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक भेज रहा है। हमारे समझ में नहीं आ रहा कि वो लिंक क्यों भेज रहा है, लेकिन जो नंबर से भेज रहा है उसके बस की बात नहीं है। उसका व्हाट्सएप किसी अज्ञात व्यक्ति ने कर लिया, हम उस पर गुस्सा करते हैं, वो क्यों भेज रहा है, उसकी बस की बात नहीं है। तो हम कंफ्यूजन होता है कि साइबर क्राइम हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी ग्रुप में कोई भी लिंक आएगा उस पर क्लिक नहीं करना है, कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं करनी है। अगर आपने कोई भी फाइल डाउनलोड कर ली फोन में तो आपको पता नहीं लगेगा कि वो फाइल कहाँ गई, आप ढूंढते रहे तो फाइल का पता ही नहीं लगेगा और आपका फोन होने लगेगा। अब दूसरी बात, अगर आपने लिंक पर क्लिक कर दिया तो आपका खाता जैसे फोन पे, गूगल पे है और सोशल मीडिया अकाउंट है, सारे के सारे अज्ञात व्यक्ति के कंट्रोल में होंगे। आपके सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ऐसी स्थिति में अगर आपने भूलवश लिंक पर क्लिक कर दिया है तो सर्वप्रथम अपना डाटा फोन को बंद कर दें। कई बार ऐसी परिस्थिति आ सकती है कि आप डाटा बंद करना चाहोगे लेकिन डाटा बंद होगा ही नहीं, तो ऐसी परिस्थिति में फोन की सिम बाहर निकाल दें और तुरंत अपनी संबंधित बैंक से संपर्क करें कि हमारे साथ इस घटना हुई, तो आपके खातों को वो ट्रांजैक्शन रोक देगा और फिर तुरंत साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज करेगा। अब जैसे कि अभी 20 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अभी कुछ साथी होंगे वो कहेंगे कि मैं कभी लिंक पर क्लिक नहीं करता, मैं मानता हूँ कि नहीं करते,
लेकिन फ्रोडर के पास में आपसे ज़्यादा दिमाग है। जैसे कि किसी भाई का सिलेक्शन हुआ है दिल्ली पुलिस में, तो अज्ञात व्यक्ति ने वो डाटा कहाँ से लेगा वो बात दूसरी है। आपको लिंक भेजेगा और कुछ भी न्यूज़ डालेगा और कहेगा ज्वाइनिंग के संबंध में अपडेट प्राप्त करें। आप उस तुरंत की मेरी अपडेट आ गई, ज्वाइनिंग आ गई, तुरंत क्लिक करोगे, तुरंत क्लिक करके आपका खाता शेयर। कोई भी न्यूज है, कोई भी किसी प्रकार की, तो हमें ऑफिशियल साइट पर ही संपर्क करना है। अन्य किसी भी, अब आप समझते हो कि कोई अपराधी है, आप सोच रहे लिंक में पकड़नी बहुत हो रहा है। जैसे हमने लिंक पर किसी को मान लो पकड़ना है, कोई भी करना है, तो हम लिंक बना के भेज देंगे भी, ये लिंक है। जैसे वो लिंक करेगा उसको फोटो भी आ जाएगा, उसकी लोकेशन भी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं सोचते कि लिंक से कुछ बहुत कुछ होता है, समझ गए। और किसी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ है, ऐसी कोई भी जानकारी जो आप साइबर के संबंध में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे साइबर थाने में आ सकते हैं। ज़्यादा जानकारी लंबी यहाँ नहीं दी जा सकती। आपसे निवेदन है, सभी जो युवा है मेरे साथी है, बुजुर्ग है, उनकी अधिकतर उम्र बीत गई है। अब हम उनसे किसी प्रकार की कुछ भी निवेदन करें तो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन सुधरना तो युवाओं के, मेरे साथियों को सुधरना, हम सुधरेंगे तो आने वाली पीढ़ी अपने आप सुधर जाएगी। तो मेरा निवेदन है जितने भी युवा साथी है तो ये सामाजिक कुरीति है, मृत्युवादी से दूर रहें। मेरा निवेदन है कि आज हाथ खड़ा करें। आज जो ये सिलेक्शन हुआ है, ये तो मेरी बात पूरी मानेंगे कि आज के बाद में कभी मृत्युभोज नहीं खाएंगे। सभी से निवेदन है, एक बार हाथ खड़ा कर दें। तो समझ, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात जबरदस्ती हाथ खड़ा कराने का कोई औचित्य नहीं है। मेरा ये निवेदन है कि मैं 8-10 साल से मृत्युभोज के विरोधियों नहीं खाता हूँ। मेरी पत्नी भी मृत्युभोज पहले मतलब पक्ष में थी। अब जब हम परिवार के साथ में हम कहते हैं कि मृत्युभोज के होते हैं तो परिवार लड़ाई झगड़ा जैसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन जब भी मैं बैठा रहता सोता मृत्युभोज के मतलब कोई भाषण में ऐसी कोई स्टोरी शुरू कर देता जिससे उसके कानून पढ़ सके, उसका दिमाग ही चेंज हो गया। आजकल वो मेरे साथ वो भी मतलब मृत्युभोज नहीं खाती। अब मेरा बच्चा है, बच्चों में जो 30 क्लास में पढ़ता है, वो मेरी बातें सुनता रहता है। तो एक बार मैं शाम को घर गया तो मेरे बच्चे ने बात की थी कि वो मेरे साथ ही वो जहाँ मृत्युभोज का छोटा सा बच्चा, उसकी भी भावना चेंज हो गई। तो मेरा निवेदन है आप मेरी बात पर विचार करेंगे। सबको धन्यवाद। अब सभी जो चयनित हैं वो आगे आए। एक और कार्य इधर देखेंगे सामने। और जाओ बजागा। मंच पर बैठा जगह